वेलकम टू द टॉपिक मास्टर। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि बच्चा आपको पता है कि हम वन शॉट सीरीज को स्टार्ट कर दिए हैं। पहले चैप्टर को हमने डिटेल में कवर किया है और आज हम सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट को कवर करने वाले हैं, जो कि 12th एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को कवर करेंगे, साथ साथ जितने भी एग्जाम्पल हैं और हमारे एग्जाम से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं साथ साथ उनको भी देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चलेगा, ऐसा नहीं है कि वन शॉट है तो 1 घंटे में कवर हो जाना चाहिए। जितना भी लंबा होगा चल जाएगा, लेकिन हम डिटेल में कवर करेंगे, सिंगल लाइन नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी की हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस लेक्चर को और देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। देखिए, इसका मतलब होता है प्लांट में लैंगिक जनन, पादपों में लैंगिक जनन। अब पादपों में लैंगिक जनन होता कहां है? पादपों में लैंगिक जनन होता है उसके फ्लावर में। ठीक है, मतलब फ्लावर को ही हम डिटेल में इस चैप्टर पर पढ़ने वाले हैं। अब फ्लावर में होते हैं पुंकेश्वर और स्त्रीकेसर। पुंकेश्वर को हम बोलते हैं नर जनन संरचना और स्त्रीकेसर को हम बोलते हैं मादा जनन संरचना। ये तो मैंने आपको ये बताया कि हमें पढ़ना क्या है। मैं आपको डिटेल में एक एक चीजें समझाऊंगा कि पुंकेश्वर कहां पर पाया जाता है, उससे कितने पार्ट होते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। अब देखिए, बात ये आती है, जब हम यहाँ पर अगर पुष्प का अध्ययन कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुष्प के अध्ययन को बोलते क्या है, तो फ्लोरिकल्चर के नाम से इसे हम जानते हैं। और क्योंकि जो पुष्प है वो लैंगिक संरचना है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा की जो पुष्प होती है वो लैंगिक संरचना होती है। अब बात यहां पर ये आ जाती है, अगर आपने क्लास 11th में मॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी तो बात ये आती है कि इसका रूपांतरण किसका है, जो पुष्प है वो रूपांतरण किसका है, तो ये तने, मतलब ये प्ररोह का रूपांतरण होता है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि पुंकेश्वर, स्त्रीकेसर, बाह्य दल, दल, ये सब किसके रूपांतरित होते हैं, तो ये सब पत्तियों द्वारा रूपांतरित होते हैं। ये भी चीजें मैंने लिख दी हैं, एनसीईआरटी पर ये नहीं है, लेकिन ये हमारी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है, भैया बार बार फ्लावर की बात कर रहे हैं तो क्यों ना फ्लावर को पहले देख लिया जाए डिटेल में। तो जब हम फ्लावर को डिटेल में देखते हैं तो हमें क्या पढ़ना क्या है, फ्लावर मेन काम हमें यहाँ पर मॉर्फोलॉजी वाला नहीं पढ़ना है, दल, बाह्य दल, ये सब चीजें नहीं देखनी है। हमें देखना है नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना। तो पहले मैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करूंगा, तो इसको हम बोलते हैं स्टेमेन, जो कि सामने आपको दिख रही होगी। स्टेमेन में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है एंथर, सामने जिसमें मैं राउंड कर रहा हूं वो क्या है, ये सब एंथर हैं, जो ये किसके पार्ट होते हैं, मेल के पार्ट होते हैं। और ये जो एक धागेनुमा संरचना दिख रही है, ये क्या होती है, फिलामेंट रहती है। अब यहां पर एक चीज क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया फिलामेंट का वर्क क्या है, तो फिलामेंट करती क्या है, जो एंथर है उसको ओवरी से कनेक्ट करती है। यहां जहां मैं राउंड कर रहा हूं ये क्या है, ओवरी है, सामने आपको दिख रही होगी, और ये ओवरी फीमेल का पार्ट होती है। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, मेल के पार्ट बताए, जिसको हम साथ में क्या करते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। और स्टेमेन में क्या होती है, एंथर और फिलामेंट होते हैं। फिलामेंट क्या करते हैं, एंथर और ओवरी को कनेक्ट करते हैं। सिंपल सी बात है। अब अगर मैं फीमेल की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बच्चा, अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल वाले जो अंग होते हैं, मतलब जनन अंग जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पल भी हम इनको बोलते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, जैसे क्या हो गया, स्टिग्मा हो गया, जो कि सामने आपको दिख रहा होगा सबसे ऊपर है। ठीक है, फिर स्टिल हो गई और ओवरी हो गई। ये इसके मेन पार्ट है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपने फ्लावर में ये समझ लिया कि ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। अब आपको फ्लावर की कुछ चीजें आने लगी। ठीक है, अगर आप इतना समझ गए हैं तो अब मैं बात करने वाला हूं कुछ टर्म्स की। ये टर्म एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते होंगे, हिंदी मीडियम से है तो बहुत ज्यादा परेशान करती है बच्चों को, क्योंकि टर्म ऐसी है ही है। लेकिन मैं ये टर्म को एनसीईआरटी से छांट कर एक जगह कर दिया, क्योंकि अब इसके बाद जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो आपको एटलीस्ट ये पता रहना चाहिए कि अगर वहां पर गुरु बीजांडु की बात हो रही है या गुरु बीजांडु पढ़े की बात हो रही है, गुरु बीजांडु धानी की बात हो रही है, तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये होता क्या है। तो अगर जहां पर भी गुरु बीजांडु पर्ण देखने के लिए मिले, उसका मतलब क्या होगा, अंडक, मतलब ये अंडक को क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लघु बीजांडु पर्ण की बात करता हूं तो पुंकेश्वर, बीजांड की बात करता हूं तो गुरु बीजांडु धानी, पराकोष की बात करता हूं तो लघु बीजांडु धानी, पराकोष की बात करता हूं, सॉरी भ्रूण कोष की बात करता हूं तो मादा युग्मोद्भिद, परागकण की बात करता हूं तो लघु बीजांडु, और अंडे की बात करता हूं तो मादा युग्मक। ये क्या होते हैं, टर्म होते हैं जो कि एनसीईआरटी पर दिए हुए हैं, बच्चों को परेशान करते हैं। मैंने एनसीईआरटी की टर्म एक जगह लिख दिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। देखिए होता क्या है ना, क्वेश्चन घूमते हैं तो केवल टर्म की वजह से घूमते हैं। अगर आपकी टर्मोलॉजी अच्छी है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। जैसे सपोज दैट क्वेश्चन आता है लघु बीजांडु धानी, अब लघु बीजांडु धानी ही जब आपको नहीं पता तो आगे का क्वेश्चन आप कैसे समझ पाएंगे। तो एटलीस्ट आपको यह पता चल गई कि जो लघु बीजांडु धानी है उसका मतलब होता है बीजांड से।
ठीक है, अब आप इतना समझ गए ना कि बीजांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा बीजांड वगैरह। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे और अब हम देखने वाले हैं नर जनन संरचना, जिसको मैंने क्या बोला था बच्चा, जिसको मैंने बोला था स्टेमेन। अभी अभी मैंने समझाया स्टेमेन में क्या क्या पाया जाता है, एंथर और फिलामेंट पाया जाता है। सामने आपको डायग्राम में डिटेल में दिख रहा होगा, मैंने हर एक चीज के डायग्राम बहुत ही डिटेल में रखे हैं ताकि आप डायग्राम द्वारा चीजें अपने दिमाग पर सेट कर लें। ठीक है, अब आपको ये तो पता है बच्चा, ये एंथर होता है, ये फिलामेंट होता है। फिलामेंट का वर्क मैंने आपको बता दिया, ओवरी से कनेक्ट करता है एंथर को। अब बात ये आती है भैया कि जो ये एंथर होता है इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, एनसीईआरटी पर इसके बारे में डिटेल में दे रखा है। तो अगर मुझे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो पहले तो मुझे इसकी संरचना को देखना पड़ेगा। अब बाहरी रूप से संरचना तो आपने देख ली, अगर इसके अंदर की संरचना देखनी है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंथर को काटना पड़ेगा कि नहीं काटना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, मैंने इस एंथर को यहां से क्या किया, काट दिया। जब मैंने इस एंथर को यहां से काटा तो कुछ मुझे ऐसी संरचना देखने के लिए मिली, और यह संरचना एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है। किस पर पाई जाती है, एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है, और एनसीईआरटी हमारी एंजियोस्पर्म्स के बारे में ही डिटेल में दे रखा है। ठीक है, ये संरचना देखने पर मुझको कुछ ऐसी दिखी। ठीक है, फिर इस संरचना का डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी पर ऐसा दे रखा है। किस पर दे रखा है, एनसीईआरटी पर ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है ये बाइलोब्ड और डाइथिकस होती है। कहने का मतलब सर ये है कि जब हमने इसको बीच से काटा तो हमें दिखाई दिए इसमें 4 खाने, और चारों खाने 2 पालियों में बटे थे, इसलिए हमने इसको कहा बाइलोब्ड डाइथिकस। अगर आप देखेंगे तो यहां पर 2 पालियां होती हैं, ये एक पाली हो गई और ये सेकंड पाली हो गई। ठीक है, और प्रत्येक पाली में 2 लोब हैं। कितने लोब हैं बच्चा, प्रत्येक पाली में 2 लोब हैं, टोटल 4 लोब होते हैं। ठीक है, जब हमने आगे देखा तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि ये क्या होते हैं, बाइलोब्ड और डाइथिकस होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक पॉली के अंदर 2 परागकोश होते हैं, जिसे हमने अभी अभी लोब कहा था। ठीक है, तो कितने परागकोश होते हैं, 2 परागकोश होते हैं। तो अगर मैं ये कहूंगा प्रत्येक पॉली के अंदर 2 परागकोश हैं तो टोटल कितने परागकोश हो गए, 4 परागकोश हो गए। सामने आपको दिख रहे होंगे, ये पहला परागकोश है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है, और ये कौन सा है, ये फोर्थ नंबर है। टोटल 4 परागकोश होते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, और स्पोरेंजिएट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु बीजांडु धानियां। मैं हिंदी और इंग्लिश साथ में लेके चल रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और एनसीईआरटी की हर एक लाइन को साथ में कवर कर रहा हूं, डायग्राम द्वारा अच्छी तरीके से आपको डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अभी तक तो आपने देखा कि जब हमने उसको काटा उसमें 4 तरीके के लोब दिखाई दिए। आपने कहा कि ये 2 पॉलियों में बटे थे, प्रत्येक पॉली में 2 परागकोश थे, टोटल 4 परागकोश हो गए। ठीक है, लेकिन अभी हमें और डिटेल में इसकी संरचना देखनी थी, तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं बच्चा तो कुछ ऐसी संरचना दिखाई देती है। जनरली तो हमने वैसे देख ली बिना माइक्रोस्कोप की, अब जब माइक्रोस्कोप की बात आती है तो मुझे ऐसी संरचना दिखाई दी जिनमें से पहली जो सबसे बाहरी मेम्ब्रेन थी उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद वाली मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एंडोथीसियम, और उसके नीचे वाली परत जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, जो कि 2 से 3 परतों पर बटी होती है। किससे, 2 से 3 परतों पर बटी होती है। ठीक है, फिर आती है टेपिटम। अब यहां पर जो टेपिटम परत है ना, टेपिटम के बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए भैया, क्योंकि जो टेपिटम है वो इंपॉर्टेंट है, टेपिटम से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टेपिटम होती है, जो इसकी सेल्स होती हैं, वो बहुकेंद्रकी और बहुत गुणित होती हैं। भैया ऐसा क्यों होता है कि बहुत केंद्रकी हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पर जो टेपिटम होती है उस पर कैरियोकाइनेसिस तो पाई जाती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं पाई जाती। भैया कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, तो कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, केंद्रक का विभाजन तो हो जाता है। सपोज दैट ये सेल है, ठीक है, इसमें एक केंद्रक है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर कैरियोकाइनेसिस तो पाई गई, तो कैरियोकाइनेसिस के द्वारा क्या हो गया, इसको हिंदी में हम बोलते हैं केंद्रक विभाजन। तो यहां पर होगा क्या, केंद्रकों का विभाजन, जो न्यूक्लियस है उसका विभाजन तो हो जाएगा। अब यहां पर अगर केंद्रकों का विभाजन हो गया और साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं हुआ तो बहुत सारे केंद्रक हो गए। यहां पर क्या हो गए, बहुकेंद्रक हो गए, और जब बहुत केंद्रक हो गए तो इसी को हम बोलते हैं बहुकेंद्रकी, और बहुत केंद्रक होने के कारण ये बहुत गुणित भी हो जाती है। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इस बात को आप कमेंट करने हैं और आप बताना है कि हाँ भैया मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये नर्स टिश्यू की तरह भी काम करती हैं। यहाँ पर जो लघु बीजांडु होते हैं उनको ये पोषण प्रदान करती हैं, लघु बीजांडु डैमेज वगैरह हो जाते हैं तो उनके लिए नर्स टिश्यू का भी काम करती है। ठीक है, साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ये प्रोयूबिस बॉडीज का निर्माण करती हैं, और इनका वर्क क्या होता है, प्रोयूबिस बॉडी का वर्क क्या होता है, स्पोरोपोलेन का निर्माण करना। स्पोरोपोलेन पादप जगत का सबसे ज्यादा कठोर भाग है, और ये कहां पाया जाता है इसके बारे में भी मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, अभी आपने ये देखा कि जो टेपिटम होती हैं वो बहुगुणित होती हैं और बहुकेंद्रकीय होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस पाई जाती है। ये नर्स टिश्यू होती हैं, पोषण प्रदान करती है लघु बीजांडु को। अभी हमने लघु बीजांडु नहीं पढ़ा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा
लघु बीजांडू, तब आपको ये स्पोरोपोलन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ नोट्स देखते हैं। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। पहली बात तो यही आती है कि टेपिटम में कैरियोकाइनेसिस होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। अभी अभी मैंने इस चीज को डिटेल में बताया। अब देखिए, जो एपिडर्मिस होती है, एंडोथीसियम होती है और मिडिल लेयर होती है, ये इनका वर्क क्या है भैया? तो इनका वर्क है सुरक्षा प्रदान करना। ये क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती हैं। और ये जो टेपिटम होती है वो पोलन किट का निर्माण करती है और इसी पोलन किट में लघु बीजांडू होते हैं। अभी आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। ठीक है, एक ये पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी का है, यहां पर क्वेश्चन भी आ चुके हैं इस पॉइंट से, कि जो परागकोश के अंदर वाली सेल होती हैं, पैरेन्काइमा सेल का समूह पाया जाता है जिसको हम स्पोरोजेनियस टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो मैंने डाल दिया है, इसको एज इट आपको याद रखना है। यहां तक की डिटेल में चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करने वाले हैं, बार बार जिसकी बात आ रही थी लघु बीजांडू की, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो लघु बीजांडू होता है, फिर से वही डायग्राम आ गया 4 पालियों वाला जो कि अभी मैंने डिटेल में आपको समझाया है। ये कौन सी परत होती है? ये टेपिटम होती है, आपने देखा। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे पीले कलर के पाए जा रहे हैं बच्चा, ये क्या है? स्पोरोजेनियस टिश्यू जो कि 2n फॉर्म में होते हैं और पोलन मदर सेल का वर्क करते हैं। किसका काम करते हैं बच्चा? पोलन मदर सेल का वर्क करते हैं। और यहीं से, और यही किसका निर्माण करेंगे? यही लघु बीजांडू का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? लघु बीजांडू का निर्माण करते हैं। किसका? लघु बीजांडू का निर्माण करते हैं। और इससे लघु बीजांडू का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। इसको मैं आपको डिटेल में यहीं पर समझाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। ये एक डायग्राम है जो कि सामने आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम को मुझको आपको डिटेल में समझाना है। ये डायग्राम ये बताता है कि लघु बीजांडू का निर्माण कैसे होता है। इसी पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बात ये आती है कि ये डायग्राम जिसने समझ लिया बच्चा, उसका आधा कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाता है। मतलब पूरा जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो तो यहीं से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं गलत होगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, अभी आपने ये वाला डायग्राम तो देख लिया होगा, जिस डायग्राम को मैं राउंड करने जा रहा हूं। ये वाला डायग्राम तो सबने देखा, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कि इसके अंदर जो पीले पीले कलर की ये पाई जा रही है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट। क्या बोलते हैं बच्चा? माइक्रोस्पोरोसाइट बोलते हैं, जो कि 2n फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? 2n फॉर्म में होती हैं। और ये क्या होती हैं? पोलन मदर सेल होती है। इनमें जितने भी पाए जा रहे हैं, जितने भी बहुत सारे दिख रहे होंगे आपको, ये सब पोलन मदर सेल का काम करती है। इनमें से मैंने एक को लिया जो कि सामने आपको ये दिख रहा होगा, ये 2n फॉर्म में होता है। अब होगा क्या बच्चा? इसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट होगा तो ये जो न्यूक्लियस आपके अंदर दिख रहा था, 2n फॉर्म दिख रहा था, वो n और n फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, n और n फॉर्म में हो गया। अब यहां पर क्या होगा? इसके बाद ये क्या होगा? इसमें मियोसिस सेकंड होगा और इसमें 4 तरीके के n फॉर्म आ जाएंगे। 4 तरीके के आ जाएंगे जो कि टेट्राएड फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं? टेट्राएड फॉर्म में रहते हैं। सामने आपको दिख रहा होगा कि ये टेट्राएड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। अब बात ये आती भैया कि पहले तो ये अंदर थे, अब ये बाहर कैसे हो गए? पहले तो ये राउंड के अंदर थे पूरे, तो इसके बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलोज से बनी होती है, जिसको सेलुलोज एंजाइम क्या करता है? घोल देता है। जैसे ये मेम्ब्रेन, बाहरी मेम्ब्रेन घुलती है तो ये अब बाहर निकल आते हैं। जब बाहर निकल आते हैं तो ये हमेशा टेट्राइड के फॉर्म में होते हैं। यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये किस फॉर्म में होते हैं? हमेशा आपको ये टेट्राइड फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब होता क्या है, इनमें से अगर मैं एक सेल की बात करता हूं, जिसको मैं क्या बोलता हूं? जिसको मैं बोलता हूं माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलता हूं बच्चा? माइक्रोस्पोर्स। इसी को हिंदी में बोलते हैं लघु बीजांडू, और इसी का निर्माण करना था। तो हुआ क्या? फिर से एक बार मैं डिटेल में समझा रहा हूं। पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? एंथर पढ़ाया। जब मैंने एंथर को काटा तो उसके अंदर 4 परागकोश थे। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरोसाइट पाए जाते हैं, जो कि हमेशा 2n फॉर्म में होते हैं। उनमें मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होता है, जिसके जरिए टेट्राइड फॉर्म में ये चले जाते हैं। एक एंजाइम पाया जाता है, सेलोज को सेलुलोज एंजाइम बोलता है। इसके बाद ये क्या होते हैं? जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो अलग अलग निकल आते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ पॉइंट हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूंगा। सारे पॉइंट सामने लिखे हुए हैं। ये जो माइक्रोस्पोर है उसका निर्माण हो चुका है। ये किस फॉर्म में है बच्चा? ये n फॉर्म में है। पहले 2n फॉर्म में था, अब ये n फॉर्म में आ चुका है। इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन है ना, इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन है उसमें पाया जाता है स्पोरोपोलन। अभी अभी पिछले स्लाइड में मैंने स्पोरोपोलन का कॉन्सेप्ट बताया था जब मैं टिपिटम पढ़ा रहा था। अब ये जो स्पोरोपोलन है ये इसकी बाहरी सतह पर पाया जाता है, और ये बाहरी सतह पर पाया जाता है। और एक बात है, हमारी एनसीईआरटी कहती है, आपने भी पढ़ा होगा, कि जो स्पोरोपोलन है वो पादप जगत का सब
सबसे ज्यादा कठोरतम भाग पाया जाता है। ठीक है, अब बात यह आती है भैया कि ये जो लघु बीजांडु हैं, इन्हीं से क्या निकलना है, इन्हीं से निकलना है पराग नलिका का निर्माण यहीं पर होना है। तो भैया अगर बाहर की मेम्ब्रेन इतनी कठोर है कि पादप जगत का सबसे ज्यादा कठोर भाग पाया जा रहा है, तो ये जो निकलने वाली है पराग नलिका वो कैसे निकलेगी? तो हाँ, ये होता जरूर है स्पोरोपोलेंट पादप जगत का सबसे ज्यादा कठोर भाग, लेकिन ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पर बीच बीच में बाहरी मेम्ब्रेन पर छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं? जर्मपोर बोलते हैं। और इन्हीं से निर्माण होता है पराग नलिकाओं का। और ये खासियत है कि जहां पर जर्मपोर पाया जाता है वहां पर स्पोरोपोलेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इनकी साइज कितनी होती है? इनकी साइज होती है 20 से 25 म्यूएम। ठीक है, माइक्रो म्यू एम। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं जो कि मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। जो बाहरी परत होती है उस पर स्पोरोपोलेन पाया जाता है, जहां पर जर्मपोर भी पाए जाते हैं। जहां पर जर्मपोर होते हैं वहां पर स्पोरोपोलेन नहीं होता है और जर्मपोर पराग नलिकाओं का निर्माण करते हैं। सारे पॉइंट मैंने यहीं पर लिखे हैं। एक पॉइंट मैंने नहीं बताया जो कि मैं बता रहा हूं कि जो लघु बीजांडु की आंतरिक परत होती है, ये जो सामने आपको दिख रही हो, ये वाली परत जो दिख रही होगी, जो ब्लैक कलर से आपको दिख रही है, वो परत क्या करती है? वो परत इंटाइन कहलाती है और इंटाइन सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने इसको यहां पर लिखा। ठीक है, तो आपको ये चीज पता चल गई कि जो स्पोरोपोलेन था उसका सबसे बाहरी वाली जो मेम्ब्रेन थी उसको हम एक्जाइन बोलते थे, जिसमें स्पोरोपोलेन पाया जाता था। स्पोरोपोलेन सभी पादप जगत का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ होता है। जहां पर स्पोरोपोलेन पाया जाता है बाहरी मेम्ब्रेन पर, वहां पर कहीं कहीं जर्मपोर भी पाए जाते हैं और जर्मपोर जहां पर पाया जाता है वहां पर स्पोरोपोलेन नहीं पाया जाता। मतलब बाहरी मेम्ब्रेन में भले ही स्पोरोपोलेन पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं जर्मपोर भी पाए जाते हैं और जहां भी जर्मपोर पाया जाता है वहां पर स्पोरोपोलेन नहीं होगा और वहीं से पराग नलिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, अब इस डायग्राम को अगर आप देखें, फिर से इस डायग्राम को अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, अगर मैं लास्ट में दिखाता हूं, डायरेक्ट अभी सारी चीजें बताऊंगा यहां पे, लेकिन अभी लास्ट वाला आप देखें तो यहां से क्या हो रहा है कि ये पराग नलिका का निर्माण हुआ। देखिए, अब ये पराग नलिका का निर्माण वहीं से हुआ होगा जहां पर स्पोरोपोलेन नहीं पाया जा रहा है, मतलब यहां पर जर्मपोर पाए जा रहे होंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए नोट है, ये नोट अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ये एक के पॉइंट है जो मैंने लिख दिया है। इसे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये नोट आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं बता भी दूंगा कि ये चीजें मैंने वहां पे लिखवाई थी, अब ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात हो रही है कि मैंने अभी अभी किसकी बात की? मैंने अभी अभी बात की पराग कण की। किसकी बात की बच्चा? पराग कण की बात की। ठीक है, तो अब पराग कण की जब बात हो ही रही है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, जो पराग कण होता है वो नर युग्मोद्भिद होता है और आंशिक रूप से विकसित होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये आंशिक रूप से विकसित होते हैं, पूर्णतः अभी ये विकसित नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीने की क्षमता कितनी होती है। तो अगर मैं अनाज की बात करता हूं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, इसमें पराग जनन क्षमता जो होती है वो 30 मिनट की होती है। कहने का मतलब सर ये है कि जब पराग कण जब पराग कण यहां से छूटकर मादा की तरफ जाते हैं, तो अगर ये 30 मिनट के अंदर मादा में पहुंच गए तब क्या होता है, तब तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर अनाज में 30 मिनट से ज्यादा हो गई, मतलब सपोज दैट 1 घंटे पहुंचने में लग गए, तो इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। जैसे हमारे शुक्राणु का जीवन काल होता है वैसे इनका भी एक जीवन काल होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं सोलिनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजिनेसी की, तो इनकी जो परागकण की क्षमता होती है वो महीनों तक होती है। मतलब 1 भी महीने के बाद पहुंचेगा तो काम चलेगा, अपना रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक तकनीकी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परागकण का संग्रह भी किया जाता है, जो कि हम लोग करते हैं कृत्रिम द्वारा। ठीक है, संग्रह कैसे किया जाता है? इसमें द्रव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्रव मतलब ये गैसीय फॉर्म में नहीं रहता, कई बार पूछ लिया जाता है गैस फॉर्म में दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो अक्सर कंफ्यूज हो जाता है। तो यहां पर होता क्या है, द्रव फॉर्म में रहता है N2 और -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। उस पर हम क्या करते हैं, परागकण का संग्रह करते हैं और इस विधि को हम बोलते हैं कैरियो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं? कैरियो प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान बच्चा जरूर दीजिएगा कि यहां पर गैसीय फॉर्म में N2 नहीं रहता, द्रव फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। हमेशा ऑप्शन में आपको क्या दिया जाएगा पता है? दिया जाएगा लिक्विड N2 प्लस 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जा सकता है। अब यहाँ पर माइनस और लिक्विड जो है इसका बहुत ज्यादा खेल हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि लिक्विड फॉर्म में होता है और -196 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर प्लस नहीं होना चाहिए और वहां पर लिक्विड से गैस और मतलब और कोई फॉर्म में नहीं होना चाहिए।
ये चीज आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन हमेशा अगर कंफ्यूज करेगा तो वहीं से कंफ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पर और कहीं कंफ्यूज करने वाली बात आती ही नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें आपको बच्चे डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, जो चीजें ध्यान देनी, जहां पर ध्यान देनी क्वेश्चन करते समय, वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूं कि हाँ यहाँ पर इस चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है पराग कणों से रोग भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं रोग। तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? पहले तो दामा रोग हो सकता है, श्वसन शोध रोग हो सकता है, एलर्जी हो सकती है। सबसे बड़ी बात एलर्जी, ये एलर्जी बहुत लोगों को होती है। एक पादप है जिसको हम बोलते हैं पार्थोनियम घास। ये क्या होती है? गाजर का एक परागकण होता है जो कि गाजर में पाया जाता है। ये मुख्यतः एलर्जी का कारण होता है। अधिकांश लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है। परागकणों का यूज हम आहार के रूप में भी करते हैं बच्चा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो परागकण जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, जो जिम वगैरह करते हैं, वो इनका यूज करते हैं। बहुत ही महंगा परागकण आता है और बहुत ही ज्यादा एनर्जी फुल होता है। ठीक है, तो इसका हम आहार के रूप में भी यूज करते हैं और ये रोग का भी कारण हो सकता है, जिसमें से मुख्यतः जो रोग होते हैं वो एलर्जी वाला है, साथ साथ श्वसन शोध और दामा भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे मादा जनन संरचना की। नर जनन संरचना को मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया। फ्लावर मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि मादा जनन संरचना कौन होती है, पिस्टल या कार्पल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको पहले बता दी है। अब हम बात करेंगे बीजांडु की। बीजांड कहां पाया जाता है भैया? तो ये चीज मैं बता दे रहा हूं। अब ये क्या है? ओव्यूल है। ये क्या है बच्चा? ओव्यूल है। और यहां पर ओव्यूल है और ये किस पर पाया जा रहा है? ओवरी पर। ओवरी पर ओव्यूल पाया जा रहा है और ओव्यूल को हम बोलते हैं बीजांड। इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो सामने आपको दिख रहा होगा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सामने डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह दिखता है डायग्राम में। ठीक है, इसमें बहुत सारे अंग हैं, जैसे फोनिकल है, बीजांड द्वार है। बीजांड द्वार कौन सा है? ये यहां से है। और बीजांड द्वार का वर्क क्या होता है साथ साथ में बताते चल रहा हूं। बीजांड द्वार से होता क्या है ना, जो नर युग्मक थे वो यहीं से अंदर प्रवेश करते हैं। लगभग 60% चांसेस है कि यहीं से प्रवेश करते हैं, और भी जगह होती है प्रवेश करने की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए जो हाइलम होता है वो फोनिकल का मुख्य काय संलयन क्षेत्र होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो गया? फोनिकल हो गया और ये क्या हो गया? हाइलम हो गया। मतलब ये जो संलयन क्षेत्र है वो किसका हो जाता है? फोनिकल का मुख्य काय संलयन क्षेत्र हो जाता है। जो फोनिकल है वो अंडाशय से इसको जोड़ेगा और यहाँ पर ये बाह्य परत है, ये वाली बाह्य परत है और ये अंतः परत है जो साथ में सुरक्षा का काम करती है। एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जो बीजांड काय पाया जा रहा है ना, ये जो बीजांड काय पाया जा रहा है ये पोषण प्रदान करता है भ्रूणपोष को। किसको प्रदान करेगा? भ्रूणपोष को। ये क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ये यहाँ पर भ्रूणपोष है। और बीजांड का ये यहाँ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो बीजांड काय है, मैं इसको लिखे दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन भी यहां से पूछे गए कई बार। ठीक है, ये जो बीजांड काय है ये पोषण प्रदान करता है। और किसको पोषण प्रदान करता है? तो भ्रूणपोष को ये पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं साथ साथ मैं आपको डिटेल में समझाते हुए चल रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीजांड के प्रकार। अभी आपने क्या देखा? ओव्यूल को देखा। अभी मैंने एक टाइप का ओव्यूल बता दिया, लेकिन बहुत सारे इसके प्रकार हो सकते हैं, जिनमें से पहला प्रकार है आधोमुखी। इसको हम बोलते हैं एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया। एनाट्रोपस के बीजांड में होता क्या है हमें देखिए, यहां पर हमने बीजांड के जो प्रकार बनाए वो मुख्यतः 3 तरीके से बनाए। पहला हमने क्या देखा? बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार और ये निभाग। 3 तरीकों को हमने देखा। ये तीनों तरीके अलग अलग बीजांडों में अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूं, एनाट्रोपस की बात करता हूं, तो इसको हम उल्टा बीजांड भी बोलते हैं। अगर आप देखें तो ये उल्टा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये इस तरह कर्व टाइप में उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तो ये उल्टा बीजांड के नाम से भी जाना जाता है। 82% पादपों पर पाया जाता है। उसकी खासियत ये है कि अगर मैं इसकी बीजांड वृत्त की बात करता हूं और बीजांड द्वार की बात करता हूं और इसके बीजांड की बात करता हूं, ये रहा इसका बीजांड, ये रहा बीजांड वृत्त, सॉरी ये रहा बीजांड द्वार और ये रहा बीजांड वृत्त। तीनों क्या है? एक ही पास पास है कि नहीं है? तीनों पास पास है कि नहीं है? तो ये क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनाट्रोपस। किस प्रकार का बीजांड बोलते हैं? एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड बोलते हैं, जो कि अधिकांश एंजियोस्पर्म्स पादपों पर पाया जाता है। जैसे मटर हो गया, सेम हो गया, बहुत सारे एंजियोस्पर्म्स में ऐसे ही पाया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया एनाट्रोपस प्रकार का। अब बात आती है आर्थोट्रोपस प्रकार में। तो इसमें होता क्या है? अगर आप देखेंगे तो बीजांड वृत्त, बीजांड द्वार और निभाग, ठीक है, ये तीनों एक सीधी रेखा पर आ जाते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा 3D पेपर देखिए। अगर मैं इसको ऐसे पिन करूं, अगर मैं इसको ऐसे पिन कर रहा हूं,
देखिए यही इसी फॉर्म में यहीं पर बीजांडवृत्त पाया जा रहा है, यहीं पर बीजांड द्वार पाया जा रहा है, यहीं पर निभाग पाया जा रहा है। मतलब एक ही पिन कर रहे हैं, एक ही फॉर्म पर पिन कर रहे हैं। और ऐसे बीजांड को हम बोलते हैं आर्थोट्रोपस, जो कि जिम्नोस्पर्म्स के अलावा जैसे काली मिर्च हो गई, पान हो गए आदि में पाया जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैंने लिख दिए हैं। सारे एग्जाम्पल आपको एज इट याद रखने हैं। बाकी सारी चीजें मैं आपको समझा ही रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर तीनों चीज एक ही फॉर्म में पाई जा रही है। ये देखिए, ये तीनों चीजें एक ही फॉर्म पर पाई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हेमिनोट्रोपस प्रकार के। इसमें क्या होता है, बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार के, जो यहाँ पर बीजांड वृत्त और बीजांड द्वार है ना, वो समकोण पर होता है। अगर आप देखें तो ये एक समकोण बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, ये समकोण पर स्थित होता है। ध्यान से देखिए तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ये पाया जाता है प्रेमूला और रेनिनकुलस में। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में देखिए। डायग्राम मैंने साथ साथ इसीलिए लिए, खोज के डायग्राम रखे हैं ताकि आपको डायग्राम से चीजें क्लियर हो, ना कि जो लिखी है वो चीजें क्लियर हो। ठीक है, डायग्राम अगर आप देख लेंगे तो डिटेल में आपको अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं अनुप्रस्थ बीजांड। ये एनाट्रोपस प्रकार का ही होता है लगभग। देखिए अगर उल्टा है कि नहीं, उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है। तो भैया इसमें अंतर क्या है? अंदर इसमें यह होता है कि अगर आप इसमें देखेंगे तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के बीजांड अधोमुखी बीजांड के समान होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि इन बीजांडों में जो पराग, जो भ्रूण कोष होता है वो किडनी के आकार का, एक कर्व टाइप में मुड़ जाता है और किडनी के आकार का हो जाता है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, भ्रूण कोष है जो कि कर्व के आकार का, मतलब ये किडनी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये किडनी की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण कोष किडनी के आकार का किस बीजांड में दिखता है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज आपको याद ही रखनी है। ये किस पर पूछा जाता है? अनुप्रस्थ बीजांड में पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? एलिस्मा, ब्यूटोमस, लेमना, पोस्ट और प्रेम रोज पर पाया जाता है। नाम थोड़ा सा टफ है, फिर एक दो बार पढ़ने में आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जो अनुप्रस्थ प्रकार का बीजांड होता है उसका जो भ्रूण कोष होता है वो किडनी की तरह दिखता है, मतलब किडनी के आकार का होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े और अब हम देखते हैं गुरु बीजांडु जनन। लघु बीजांडु जनन आपने देखा, लघु बीजांडुओं का निर्माण कैसे हुआ ये आपने देख लिया। अब भाई लघु बीजांडु का निर्माण हो गया, मतलब मेल युग्मक का तो निर्माण हो गया, लेकिन अभी फीमेल का नहीं हुआ भैया। फीमेल का भी तो होना चाहिए। जब दोनों का हो जाएगा तभी ना रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, गुरु बीजांडु मात्र कोशिकाओं से गुरु बीजांडु का निर्माण क्या कहलाता है? मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, साइज इसकी इंक्रीज करता हूं और इस डायग्राम को अब मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से डायग्राम को समझिएगा। जितने भी डायग्राम है ना, अगर आप मात्र डायग्राम को समझ लेते हैं बच्चा, तो और दो चार चीजें याद कर लेते हैं ना, तो आपके जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आता है। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा लगातार बोलना पड़ रहा है। देखिए थोड़ा सा क्या है ना, लेक्चर बड़ा होगा, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है ना, हम बहुत ही डिटेल में पढ़ रहे हैं। चाहे तो मैं चाहूं ना तो इस लेक्चर को आधे घंटे में खत्म कर सकता हूं, ये कहकर कि भैया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इम्प्लांट खत्म हो गया, इसको मैंने समझा दिया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं ना, एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट, एग्जाम में पूछे हुए एक एक पॉइंट, हर एक चीज को डिटेल में कवर करवा रहा हूं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर पढ़ा क्या। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको डायरेक्ट लगभग 90% क्वेश्चन मेरी ही नोट्स से मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर एक मेगा स्पोर मदर सेल दिख रही है, ये सामने दिख रही है, जो कि हमेशा 2n फॉर्म में होगी। देखिए जहां पर मदर सेल की बात आए हमेशा वो 2n फॉर्म में होती है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है मियोसिस। अब मियोसिस के जरिए 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स का निर्माण हो जाता है, जिनमें से 3 जो सेल रहती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जो यहां पर एक सेल बचती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर और एम्ब्रियो सेल। ये किस फॉर्म में होती है, हैप्लॉइड फॉर्म में होती है, मतलब ये एन फॉर्म में होती है। अब इस सेल में होगा क्या, इस सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अगल बगल क्या होगी, उसके अगल बगल धीरे धीरे सेल में क्या होने लगेगी, ग्रोथ होने लगेगी। जब आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो सेल डिवीजन का पिक पॉइंट, मतलब मेन पॉइंट ये है, सेल डिवीजन होता क्यों है, अगर कोई पूछे तो सेल की ग्रोथ के कारण ही सेल डिवीजन होता है।
यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, अब जैसे जैसे सेल बढ़ेगी तो ये अब न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इस सेल को कंट्रोल करता है, ये ब्रेन होता है पूरे सेल का। तो होगा क्या, जैसे जैसे सेल बढ़ने लगेगी तो अब न्यूक्लियस अपना कंट्रोल खोने लगता है, और जब ये कंट्रोल खो लेता है तो ये डिवाइड हो जाता है। इसी को हम विभाजन बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो एन सेल थी माइक्रो स्पोर्स की, मेगा स्पोर्स की, तो होगा क्या, जब इसमें ग्रोथ होने लगती है तो जैसे इसकी ग्रोथ हो जाती है तो इसमें मियोसिस फर्स्ट होता है, और मियोसिस फर्स्ट के जरिए जो न्यूक्लियस है ये दो फॉर्म में अलग हो जाता है। फिर इसके बाद यहां पर मियोसिस सेकेंड होता है, और ये जो न्यूक्लियस है वो अब 4 फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। फिर यहां पर मियोसिस थर्ड होता है। भैया कितनी बार मियोसिस हो रहा है, तो टोटल यहां पर जो मियोसिस होता है वो कितने बार होगा, 3 बार होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है उस पर मियोसिस कितनी बार होता है, तो जो मियोसिस होता है वो 3 बार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब फिर इसके बाद कुछ ऐसी संरचना का निर्माण हो गया। इस संरचना की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा इस संरचना को मैं बड़ा करूं और सामने आपको संरचना दिख रही होगी। ठीक है, ये संरचना का निर्माण हो जाता है 3 मियोसिस के बाद। ठीक है, इस संरचना में कौन कौन से डायग्राम क्या क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे। देखिए, जो न्यूक्लियस थे ना, वो टोटल कितने न्यूक्लियस का निर्माण हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8। और ये 8 सेल, जो ये 8 सेल मतलब 8 केंद्रक आपको दिख रहे हैं बच्चा, तो ये पहले सबसे बड़ी बात देखिएगा, जो 8 केंद्रक है वो 3 मियोसिस के बाद आए हैं, 3 मियोसिस के बाद आए हैं। ठीक है, अब ये होगा क्या, ये कुछ अपने अपने फॉर्म में क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे 3 केंद्रक जो होते हैं वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, 3 नीचे की तरफ चले जाते हैं, 2 बीच में चले जाते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाले चले जाते हैं उनको हम बोलते हैं प्रतिवसंत, मतलब इसको इंग्लिश से ही समझते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये जो ऊपर चले जाते हैं इसको हम बोलते हैं 3 एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, 3 एंटीपोडल सेल तो ऊपर चली गई। जो नीचे चली जाती है ना, तो नीचे जो अगल बगल होती हैं, 3 सेल होती हैं, जो तीनों सेल के अगल बगल होंगी उनको हम बोलते हैं सिनर्जेटिक सेल। जो बीच में होती है उसको हम बोलते हैं एग। अब फिर से यहां पर देखिए, ये जो अगल बगल आपको दिख रही है ये सिनर्जेटिक सेल है बच्चा, लेकिन ये जो बीच में दिख रही है इसको हम बोलते हैं एग सेल। और यही हमारा मेन पॉइंट था, एग बनाना। ये एग क्या होता है, ये मादा युग्मक होता है। क्या होता है बच्चा, ये मादा युग्मक होता है। अब मादा युग्मक का निर्माण हो चुका है। ठीक है, और यहाँ जो बीच में होती है इसको हम बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं, ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। और इस सेल को हम क्या बोलते हैं, केंद्रकीय कोशिका बोलते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई आपको, क्या समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूं। पहले हमारे पास मेगा स्पोर थे जिसको हमने मदर सेल कहा। मदर सेल से मियोसिस हुआ, मियोसिस के जरिए 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स का निर्माण हुआ, जिनमें से 3 डिजनरेट हो गई, 1 बची। फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ हुई, उसमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, थर्ड हुआ। 3 बार मियोसिस के बाद उस सेल में 8 केंद्र की संरचना का निर्माण हुआ। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल कितनी संरचनाएं हैं, टोटल कितनी सेल हैं, तो 1 सेल हो गई, 2 सेल हो गई, 3 सेल हो गई। 3 सेल ऊपर हैं, 3 सेल नीचे हैं, और 2 सेल कहां पर हैं, 2 सेल बीच पर है। ठीक है, तो टोटल कितनी सेल है, टोटल 8 सेल है कि नहीं है। लेकिन होता क्या है, जो ये बीच वाली सेल है ये धीरे धीरे आपस में मिलकर एक सेल का निर्माण कर लेती है। केवल एक सेल में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो टोटल कितनी सेल हो गई, टोटल 7 सेल हो जाती हैं और 8 केंद्रक हो जाते हैं। कितने केंद्रक हो जाते हैं, 8 केंद्रक हो जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो बीजांड है उस पर 7 सेल पाई जाती हैं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहां तक की चीजें समझ में आ गई। अब देखिए एक पॉइंट ये आता है फिलीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। अगर आप बीजांड को देखेंगे तो नीचे कुछ उंगली नुमा संरचनाएं दिख रही हैं, जिसको मैं रेड कलर से वो भी कलर भी कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए अगर यहां पर उंगली नुमा संरचना दिख रही है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। ये होती क्या है, इसको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तंतु रूप समुच्चय। ठीक है, ये फिलीफॉर्म अपेंडिक्स कहां पर पाई जाती हैं, सहायक कोशिकाओं पर पाई जाती हैं, सिनर्जेट कोशिकाओं पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये काम क्या करती हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब यहां से पराग नलिका होकर गुजरती है तो पराग नलिका को अंदर ले जाने पर उसका जो निर्देशन होता है, उसको कहां से कैसे जाना है, ये सब किसका वर्क रहता है, ये फिलीफॉर्म अपेंडिक्स का वर्क रहता है। पूरा कंप्लीट काम यही करती हैं, मतलब वो पराग नलिकाओं को अंदर प्रवेश कराने पर हेल्प करती हैं। ये उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं और ये सिनर्जेटिक सेल पर पाई जाती है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पर जरूर आप एक बात को याद रखिएगा कि पाई कहां जा रही है। ठीक है, जितने भी तीनों पॉइंट है ना, आप कभी नीट का पेपर उठा लीजिएगा, तीनों पॉइंट को देखिएगा कितनी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर ये देखिएगा
बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम था जिसको हमने डिटेल में अच्छी तरीके से चीजों को समझा। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो परागकण है भैया, अब आपने ये पढ़ा दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव युग्मक कौन सा था और फीमेल वाला कौन सा था, दोनों युग्मक आपने बना दिए। ठीक है, मतलब मेल वाले का आपने बताया था क्या, परागकण का निर्माण किया था। अब ये परागण क्या होता है, यहाँ पर परागकण नहीं परागण है। ठीक है, परागण, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये जो परागण होता है बच्चा, ये क्या होता है, तो अब देखिए हुआ क्या, अब आपके पास मेल और फीमेल दोनों युग्मक है। ठीक है, दोनों युग्मक है भैया, तो दोनों युग्मक, एक चीज याद रखिएगा, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं कि यहां पर जो मेल युग्मक रहता है, ठीक है, और यहां पर जो फीमेल युग्मक रहते हैं, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। ठीक है, अगतिशील होते हैं। अब ये अगतिशील होंगे भैया, तो यहां पर माध्यम की जरूरत पड़ती है, इसीलिए एनसीईआरटी माध्यम पढ़ाती है। माध्यम को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा भैया। मेल वाला जो युग्मक है और जो फीमेल वाला युग्मक है, अगर दोनों अगतिशील हैं तो वो एक दूसरे के पास जाते कैसे होंगे। ठीक है, तो इसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। एक माध्यम होता है जिसके जरिए एक युग्मक दूसरे युग्मक के पास पहुंच जाता है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं ये पढ़ाऊंगा आपको कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो देखिए, एंथर में क्या है आपको पता है, ये कौन सा पार्ट होता है, ये मेल का पार्ट होता है। ठीक है, जहां पर युग्मकों का निर्माण हो चुका है, जहां पर क्या हो चुका है, युग्मक का निर्माण हो चुका है। अब ये युग्मक कहां पहुंचेंगे, स्टिग्मा मतलब फीमेल वाले के पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, माध्यम के जरिए। यहां पर माध्यम की जरूरत इसलिए है क्योंकि दोनों अगतिशील होते हैं, लेकिन अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूं तो जो हमें शुक्राणु पाए जाते हैं वो गतिशील होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जो ये अगर गतिशील है तो इसलिए माध्यम की जरूरत पड़ेगी। माध्यम तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर पॉलिनेशन में क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, होगा क्या, एंथर वाले मतलब एंथर से जो युग्मक हैं वो जब स्टिग्मा में मतलब मादा में पहुंचेंगे, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे स्थानांतरण को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन में होता क्या है, युग्मक का स्थानांतरण होता है। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सिंपल वे पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब पराग कोश का स्फुटन हो जाता है, कहने का मतलब ये है जब माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है, लघु बीजांडु का निर्माण हो जाता है, तो होगा क्या, यहाँ पर जो परागकण है वो स्त्री केसर के वर्तिका, यहाँ पर ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा मतलब वर्तिका पर ट्रांसफर होते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। डायग्राम मैंने आपको बार बार एक ही चीज कही बच्चा, मात्र आप डायग्राम समझ लेते हैं ना तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसलिए हर एक चीज का मैंने डायग्राम रखा हुआ है। पहले मैं डायग्राम से समझाता हूं। मैंने पहले ही बता दिया कि जो एंथर है उस पर जो युग्मक बनेंगे, वो युग्मक जब स्टिग्मा पर जाएंगे, मतलब युग्मक स्थानांतरण होगा, इस पूरी प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। ये सारी चीजें डायग्राम से ही समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर आप मात्र डायग्राम पढ़ लेते हैं तो सारी प्रॉब्लम तो यहीं से दूर हो जाती है। अगर मैं बात करता हूं आवृत्तबीजी पादपों में परागण की प्रक्रिया निषेचन के पहले होती है। सिंपल सी बात है, निषेचन तभी होगा बच्चा जब ये युग्मक है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। अब देखिए जो परागण है वो कैसे कैसे हो सकता है। यहां पर मैंने फिर से डायग्राम लिया, मैंने बार बार एक ही चीज, फिर से मैं एक ही चीज कह रहा हूं बच्चा, डायग्राम बस समझिए मेरा। अगर आप मेरा डायग्राम समझ गए सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहां पर अब आपको प्लांट दिख रहा होगा, ये कौन सा है, ये प्लांट ए है। ठीक है, और ये प्लांट बी है। दोनों अलग अलग प्लांट हैं, दोनों प्लांट में दो दो पुष्प लगे हुए हैं। ठीक है, जो परागण है वो कैसे कैसे हो सकता है, देखिए जो परागण है वो स्रोत के आधार पर दो तरीके का होता है, एक तो स्वपरागण होता है, एक तो परपरागण होता है। ठीक है, स्वपरागण कैसे हो सकता है, देखिएगा ध्यान से। अगर एक पुष्प की मैं बात करता हूं तो ये क्या है, ये एंथर है और ये ओवरी है। ठीक है, अगर एक ही पुष्प पर ये स्थानांतरण हो रहा है जो कि ए नंबर में आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्वपरागण। स्वपरागण दो तरीके से हो सकता है, एक तो एक ही पेड़ के एक ही पुष्प पर हो रहा है, दूसरा एक ही पेड़ है, पेड़ अभी भी एक है लेकिन दोनों पुष्प अलग अलग है, दोनों पुष्प यहां पर क्या है, विषम है। ठीक है, तो ऐसे परागण को हम क्या बोलते हैं, ऐसे परागण को हम बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं बच्चा, स्वपरागण। लेकिन अगर यहां पर प्लांट में परिवर्तन हो जाए, पुष्प एक ही, सब चीजें एक हैं, लेकिन प्लांट बदल चुका है। ठीक है, अगर प्लांट बदल चुका है तो इसको हम बोलते हैं परपरागण। क्या बोलते हैं बच्चा, परपरागण बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं पानी पीऊंगा, गला बैठ जा रहा है बार बार, काफी लंबा लेक्चर है। तो अब देखिए एक मिनट, सॉरी।
अब देखिए आपने क्या देखा, यहां पर आपने देखा जो स्वपरागण था वो दो तरीके से हो सकता था, जिसको डायग्राम में भी दिखाया जा रहा है ए और बी से। ठीक है, तो दोनों को हम देखते हैं। तो देखिए जो स्वपरागण है ये तो आपको समझ में आ ही गया कि दो तरीके से हो सकता है, या तो एक ही पुष्प पर होगा या तो दो अलग अलग पुष्पों पर होगा। ठीक है, और ये पुष्प एक ही प्लांट पर लगे हुए हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब ये परागण हो स्वपरागण हो उससे पहले हमें एक शर्त पढ़ लेते हैं कि इसकी शर्त क्या है। अगर ये शर्त लागू नहीं होगी ना तो स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो पहले हम शर्त पढ़ते हैं, फिर से भैया डायग्राम आ गया शर्त में। तो हाँ, अगर फिर से वही बात, डायग्राम समझिए, कुछ मत समझिए, केवल डायग्राम समझिए, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, एंथर है, ये क्या है, स्टिग्मा है। ठीक है, होगा क्या, एंथर में लघु बीजांडु का निर्माण होगा जो कि ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा में। ठीक, यहां पर जो मेन पॉइंट ये है वो ये आती है कि यहां पर समकालिता परिपक्वता पाई जानी चाहिए। मतलब ये जो स्टिग्मा है और जो एंथर है दोनों साथ में परिपक्व हो। ऐसा नहीं है भैया कि एंथर परिपक्व हो गया, स्टिग्मा अभी आया ही नहीं। अब जब एंथर परिपक्व हो गया, उससे लघु बीजांडु गिरने लगे, एंथर है ही नहीं, बताइए रिप्रोडक्शन कैसे हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, सीधी बात है। तो पहली कंडीशन है समकालिता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समकालिता दोनों के बीच में होनी चाहिए, दोनों समान समय पर क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए। अब बात यह नहीं कि एंथर परिपक्व हो गया स्टिग्मा नहीं होगा, स्टिग्मा परिपक्व हो गया एंथर नहीं होगा, दोनों को परिपक्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर कंडीशन क्या है। सेकंड नंबर कंडीशन ये है कि जो पुंकेश्वर है और जो स्त्री केसर है, मतलब जो स्टिग्मा है और जो एंथर है वो पास पास होने चाहिए बच्चा। अगर ये दूर दूर हो जाएंगे तो बताइए, अगर दूर दूर हो गया, सपोज दैट ये एंथर है, यहाँ ये अगर दूर हो गया तो जो लघु बीजांडु वो नीचे गिरने लगेंगे, क्या पता लघु बीजांडु स्टिग्मा तक पहुंच ही ना पाए। जितने ये पास पास में होंगे उतनी ज्यादा कंडीशन बनती है कि सेल्फ पॉलिनेशन होगा। दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि पहला इनमें समकालिता होनी चाहिए, दूसरा पुंकेश्वर और स्त्री केसर पास पास होने चाहिए। ठीक है, चीजें समझ में आई। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो स्वपरागण है वो जो दो प्रकार का होता है, जिनमें से पहला प्रकार है स्वयुग्मन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का सीधा सा मतलब है कि एक ही पुष्प पर होगा। मतलब ये ए नंबर क्या है, ये ए नंबर किसको दर्शाता है, ये ए नंबर दर्शाता है ऑटोगैमी को। किसको दर्शाता है, ऑटोगैमी को दर्शाता है। पुष्प एक ही है, एंथर से क्या हो रहा है, स्टिग्मा तक जो लघु बीजांडु है वो जा रहे हैं। और ऐसे सेल्फ पॉलिनेशन में होता क्या है, जो मेन चीज है बता रहा हूं बच्चा, परागण है वो अनुवांशिक और क्रियात्मक रूप से स्वपरागण होता है भैया। क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जब पुष्प एक है तो इसमें अनुवांशिक और क्रियात्मक दोनों चीजें सेम सेम होंगे कि नहीं होंगी, और दोनों सेम सेम है मतलब ये स्वपरागण होगा। ठीक है, सेकंड नंबर की मैं बात करूंगा तो सेकंड नंबर को हम बोलते हैं सजात पुष्पीय परागण। इसमें होता क्या है, इसमें मैं बी नंबर की बात करूंगा। ये बी नंबर किसको दर्शाता है, बी नंबर दर्शाता है सजात पुष्पीय परागण को। इसमें होता क्या है, एक पुष्प से दूसरे पुष्प में यहाँ पर जो मेल के युग्मक थे वो ट्रांसफर होते हैं, मतलब यहाँ पर विषम पुष्प पाए जाते हैं। और अगर विषम पुष्प है तो ये अनुवांशिक रूप से समान होंगे। क्यों समान होंगे, अगर अनुवांशिक रूप से समान है तो मतलब ये स्वपरागण है, सेल्फ पॉलिनेशन है। समान क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट है, यहाँ पर जो प्लांट है वो क्या है, सेम है, प्लांट सेम है, लेकिन यहाँ पर पुष्प अलग है, इसीलिए क्रियात्मक रूप से ये पर परागण होंगे। क्यों पर परागण होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो पुष्प है वो क्या है, भिन्न है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई कि अनुवांशिक रूप से स्वपरागण क्यों है और क्रियात्मक रूप से परपरागण क्यों है। और बी नंबर इसका एग्जांपल है। और ये किसके एग्जांपल है, सेल्फ पॉलिनेशन के हैं। तो आपने सेल्फ पॉलिनेशन के दोनों प्रकार देखे, एक तो एक ही फ्लावर में हो रहा था, दूसरा अलग अलग फ्लावर में हो रहे थे। ठीक है, दोनों प्रकार को आपने डिटेल में पढ़ा। इस प्रकार के एग्जाम्पल क्या है, मक्के, ये किस पर पाया जाता है, मक्के में पाया जाता है। ठीक है, ये चीजें आपने देख ली। अब यहाँ पर दो प्रकार के पुष्प आते हैं, एनसीईआरटी पर है, बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट वगैरह में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आता है उन्मील पुष्प और सेकंड नंबर को बोलते हैं अनुन्मीय पुष्प। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। जो उन्मील वाले होते हैं वो पुष्प खुले होते हैं, ठीक है, और वातावरण के संपर्क में होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चा, पुष्प खुले हैं, वातावरण के संपर्क में है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अभी मैंने आपको बताया कि जो इसमें माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन यहां पर होता क्या है, ये भले वातावरण के संपर्क में हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के कोई भी माध्यम की जरूरत इनको नहीं पड़ती है। इनमें हमेशा क्या होगा, स्वपरागण देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पर पराग कारकों की जरूरत नहीं होती है जो कि माध्यम का कार्य करते हैं। ठीक है, पराग कारक क्या होते हैं ये तो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपने क्या समझा, जो उन्मील पुष्प हैं वो खुले होते हैं, वातावरण के संपर्क में होंगे। जाहिर सी बात है, अगर खुले हैं तो वातावरण के संपर्क में होंगे। अगर ये वातावरण के संपर्क में है तो इनमें स्वपरागण के अलावा परपरागण हो सकता था,
लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि इनमें केवल और केवल स्वपरागण देखने के लिए मिलता है। नीट में कई बार कंफ्यूजन करने के बाद ये क्वेश्चन पूछा गया क्या इनमें स्वपरागण मिलता है, इनमें पर परागण भी पाया जा सकता है, ऐसे करके ऑप्शन बनाए गए, लेकिन इनमें केवल और केवल स्वपरागण ही मिलेगा, 100% स्वपरागण होगा, ठीक है, और पराग कारकों की जरूरत नहीं होगी। जो अनुन्मीय वाले पुष्प हैं इनकी तो जाहिर सी बात है, ये क्या होते हैं, पुष्प बंद होते हैं और मृदा के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर ये बंद है भैया तो इनमें तो स्वपरागण होगा ही, इनमें और कोई पुष्प कैसे परागण कर सकता है जब ये पहले से ही बंद है, ये कभी खुलते ही नहीं, ठीक है। तो अगर ये स्वपरागण करेंगे मतलब इनमें भी पराग कारकों की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यहां पर तो आपको समझ में आ गया कि भैया अगर इनमें स्वपरागण हो रहा है, आपस में बंद है, तो इनमें पराग कारक की जरूरत नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में। लेकिन उन्मील वाले में ऐसा क्यों हो रहा है कि ये वातावरण के संपर्क में भी है लेकिन इनमें स्वपरागण हो रहा है। बच्चा इस डायग्राम को आप ध्यान से समझिए, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, पहला नंबर है उन्मीय, दूसरा नंबर है अनुन्मीय, ठीक है। इनमें होता क्या है, ये जो पुष्प भले वातावरण के संपर्क में है, खुले हुए हैं, लेकिन ये इतना, इनकी वर्तिका और पुंकेसर इतना पास पास में होते हैं, इतना पास पास में होते हैं कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन तुरंत हो जाता है, कभी किसी को मौका ही नहीं मिलता है, तुरंत सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पराग कारकों की जरूरत नहीं होती है। सेकंड नंबर तो मृदा के अंदर पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर तो पराग कारकों की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि ये हमेशा पुष्प क्या होते हैं, बंद होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें ये दोनों तरीके के पुष्प पाए जाते हैं। सामने ही आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि एक ही पेड़ है, पेड़ तो एक ही है, लेकिन यहाँ पर ए और बी दोनों प्रकार के पुष्प पाए जा रहे हैं। और ये किस किस पर पाए जाते हैं, पहला एग्जांपल है बायोला, सेकंड नंबर है ऑक्जेलिस, थर्ड नंबर है कोमोलिना, जिसको हम कनकौवा भी बोलते हैं। यहाँ पर इसके नाम जरूर याद रखिएगा। और पानसी, इसका नाम क्या है, सामान्य नाम इसका पानसी है, तो जो सामान्य नाम है उनको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इधर उधर से घूमकर भी आ सकते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आप कमेंट करिए। थोड़ा सा लेक्चर भले खींच रहा है, लेकिन मैं फिर से बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि हमें चीजें डिटेल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन हमने देख लिया, उनके प्रकार देख लिए। अब बात यह आती है भैया कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए पहले एडवांटेज देखते हैं। ये सरल प्रकार का होता है, आपको पता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, कोई पराग कारकों की जरूरत नहीं है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक युग्मकों को ट्रांसफर कर सके, इसीलिए क्या होता है, सरल होता है। पराग कारक व्यर्थ मतलब पराग कण व्यर्थ नहीं होते। क्यों व्यर्थ नहीं होते बच्चा, देखिए अगर माध्यम की जरूरत होगी, सपोज दैट, अगर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं और आप डायरेक्ट अपने सामान को जो भी आप बना रहे हैं, जो भी आप बेच रहे हैं, डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा चिकपिक नहीं होगी और सामान आपका ज्यादा डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट बेच पाएंगे आप सामान को, और जो प्रॉफिट है आपके पास डायरेक्ट आ जाएगी। लेकिन अगर कहीं माध्यम की जरूरत पड़ी, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह बनाने पड़े आपको, दुकान जाकर अपने सामान को रखना पड़ा ताकि वो अपने आपके जो भी आपका सामान है उसको सेल करें, तो जाहिर सी बात है वो सेल करेंगे तो फ्री में तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ वो तो लेंगे, मतलब यहाँ पर आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी तरह होता है इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में कि यहाँ पर पराग कण व्यर्थ नहीं होते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माध्यम की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। मतलब माध्यम होता तो एक जगह से दूसरे स्थान पर जब ये ट्रांसफर होते तब पराग कण व्यर्थ होते, लेकिन यहाँ पर माध्यम की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये पराग कण भी कम व्यर्थ होते हैं। पुष्प को मकरंद स्रावित करने की अधिक आवश्यकता नहीं होती भैया। मकरंद मतलब देखिए, मकरंद वगैरह तब स्रावित होती है जब पराग कीट वगैरह, जो कीट वगैरह होती है ना, वो मकरंद से क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। सपोज दैट यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ये मैंने एक पुष्प बना दिया, ठीक है, सुंदर सा, और ये मैंने सेकंड वाला पुष्प बना दिया, सुंदर सा, ठीक है, बहुत ही सुंदर से दिख रहे होंगे आपको। अब होगा क्या, जब अगर सपोज दैट युग्मक को एक पुष्प से दूसरे पुष्प में क्या होता है, ट्रांसफर होना है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगी, यहां पर माध्यम की जरूरत पड़ेगी, माध्यम की जरूरत पड़ेगी। अब सपोज दैट एक कोई कीट है, वो यहां पर आकर बैठा, ठीक है, जब बैठा तो पराग कण जो थे उस कीट के पैर पर लग गए, ठीक है। अब ये कीट उड़ रहा है, तो जब उड़ेगा ना बच्चा, अभी उड़ते उड़ते जहां पर जिस पुष्प में इसको ज्यादा मकरंद वगैरह दिखेगी, सुगंध वगैरह दिखेगी, ये जाकर उसी पुष्प में बैठेगा। जब ये उसी पुष्प में बैठेगा तो जो इसके साथ परागकण थे उस पुष्प में गिर जाएंगे वर्तिका पर और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मकरंद है वो किसके लिए होती है, पराग कारकों के लिए होती है, और इसीलिए यहाँ पर मकरंद की आवश्यकता भी नहीं होती। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पर पराग कारकों की जरूरत ही नहीं होती है, और अगर पराग कारकों की जरूरत नहीं है तो मकरंद की जरूरत नहीं है, मकरंद वगैरह कीट वगैरह की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर पराग कारक है ही नहीं, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या पाया जाता है, शुद्ध वंशक्रम बना रहता है। क्यों शुद्ध वंशक्रम बना रहता है, क्योंकि भैया जब एक ही पुष्प पर हो रहा है, देखिए
होता क्या है, आप अगर देखेंगे तो अगर आप कभी देखें, अगर मैं बात करता हूं सपोज दैट रानी विक्टोरिया की, ठीक है, तो पहले के जो राजा लोग होते थे वो आपस में अपने परिवार में ही अपने बच्चों की शादी करवाते थे। क्यों ऐसा करते थे? क्योंकि उनका मानना था कि शुद्ध वंशाक्रम बना रहे, मतलब जो हमारा प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड वो हमेशा बना रहे। उनका ऐसा मानना था, उनकी ऐसी अवधारणाएं थी जबकि गलत थी। ये अवधारणाएं गलत भी होती है। क्यों गलत होती हैं? अगर मैं पादप की बात करता हूं, ठीक है भैया, आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते रहिए, शुद्ध वंशक्रम बना रहेगा, ज्यादा बीमारियां वगैरह नहीं आएंगी, लेकिन एक समय के बाद जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब कुछ उत्परिवर्तन ही नहीं रहा, म्यूटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कुछ उत्परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे उत्पादकताएं क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसा ही उन पर भी देखने के लिए मिला। जो राजा महाराजा थे पहले वो शादी करवाते थे पास पास में, ठीक है, उनका जो शुद्ध वंशक्रम था वो बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो उनमें कमियां आने लगी वो इसी कारण से भी आने लगी। क्योंकि एक चीज है कि अगर आप एक ही जाति पर बार बार रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, कोई अलग से म्यूटेशन, कोई अलग से लक्षण ही नहीं आ रहा है, तो हमेशा आपके लिए खतरनाक साबित होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करता हूं, अब आपको समझ में आएगा। तो डिसएडवांटेज क्या था? पादप विकास की संभावनाएं कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? विकास होगा क्या? विकास तभी होता है जब कोई नई चीज ऐड होती है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते सपोज दैट आप अगर रोज एक ही चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इस बार नीट का एग्जाम दिए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर आपने नीट की तैयारी की और ठीक वैसे ही तैयारी की जैसे पहले साल की थी, कोई परिवर्तन नहीं, तो ये बताइए कि आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अगर आपको उन्नति करनी है तो परिवर्तन जरूरी है। इसीलिए इसका मेन कारण था शुद्ध वंशक्रम बना रहना कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इसीलिए पादप का विकास नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, उत्पादकता कम हो जाएगी समय के साथ। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि विकास नहीं हो पा रहा है और इसमें अनुवांशिक विभिन्नताएं एवं नए लक्षण कभी भी ऐड नहीं होते हैं, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, कहीं दूसरा लक्षण आ ही नहीं रहा है। जब एक ही प्लांट के एक ही पुष्प पर हो रहा है, दूसरे प्लांट को मौका ही नहीं मिल रहा है, कहीं से दूसरे लक्षण आ ही नहीं रहे हैं, तो अनुवांशिक विभिन्नताएं कैसे आएंगी? ठीक है, चीजें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? ठीक है, अब थोड़ा सा वॉइस लो हो रही धीरे धीरे, क्योंकि आप देख ही रहे कितना लंबा लेक्चर खींच चुका है। ठीक है, लेकिन तब भी अपने को अच्छे तरीके से डिटेल में इस चीज को कवर करना है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने क्या देखा? सेल्फ पॉलिनेशन को डिटेल में कवर किया, अच्छी तरीके से कवर किया। अब जो सेकंड टाइप आ जाता है वो आ जाता है पर परागण, जिसको हम बोलते हैं जीनोगैमी। इसमें होता क्या है? इसमें विषम पुष्प रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको डायग्राम में क्लियर किया था। होता क्या है? जैसे सपोज दैट ये एक प्लांट का पुष्प हो गया, ठीक है, ये सुंदर सा जो पुष्प दिख रहा है वो बच्चों एक प्लांट है। ये कौन सा प्लांट हो गया? ए प्लांट हो गया। और ये क्या है? ये सेकंड नंबर, ये बी प्लांट हो गया, सुंदर सा पुष्प। ठीक है, ये बी प्लांट हो गया। अब यहां पर जो पॉलिनेशन होने वाला है वो ए प्लांट से बी प्लांट में होगा या बी प्लांट से ए प्लांट में होगा। मतलब यहां पर प्लांट अलग है, विषम पुष्प है, विषम पादप है। अब दोनों स्थितियों पर अगर ये विषम है तो इसकी जो अनुवांशिक और क्रियात्मक रूप से ये क्या हो जाएगा? पर परागण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अनुवांशिक रूप से भी बच्चा भिन्न है और क्रियात्मक रूप से भी भिन्न है। अनुवांशिक रूप से क्यों है? क्योंकि पादप अलग है। क्रियात्मक रूप से क्यों है? क्योंकि अलग अलग पादपों पर हो रहा है। ठीक है, ये सदैव किस पर पाया जाता है? ये एक लिंगी पुष्प पर हमेशा देखने के लिए मिलता है। विषम काल परिपक्वता इसका मेन कारण हो जाता है। क्यों भैया? क्योंकि देखिए जब विषम काल परिपक्वता पाई जाएगी, सपोज दैट एक पुष्प है, ठीक है, इस पर क्या पाया जा रहा है? इस पर एंथर भी पाया जा रहा है और इस पर वर्तिका भी पाई जा रही है। अब हुआ क्या? ये जो वर्तिका है ना और ये जो एंथर है, इनमें क्या है? अगर एक समय पर एंथर परिपक्व हो गया और वर्तिका परिपक्व नहीं हुई तो होगा क्या? अब एंथर से जो परागकण निकलेंगे वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उस प्लांट का तो अभी वर्तिका परिपक्व ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें परागण, जो पर परागण की स्थिति है, वो देखने के लिए मिल जाती है। इसमें होता क्या है? स्त्री केसर पुंकेसर की अपेक्षा अधिक लंबी हो जाती है। ये भी एक कारण है। पहले तो आपको एक कारण ये पता रहना चाहिए कि विषम काल परिपक्वता पाई जाती है, मतलब इनका जो समय होता है परिपक्व होने का वो अलग अलग होता है, जिससे युग्मक एक पेड़ से दूसरे पेड़ में चले जाते हैं। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है कि जो पुंकेश्वर है, सपोज दैट ये जो एंथर है, ये तो हो गया एंथर, अब वर्तिका चली गई यहां पे, ये हो गई वर्तिका। अब ये क्या है? फीमेल का पार्ट है और ये किसका है? ये मेल का पार्ट है। तो दोनों देखिए डिस्टेंस इनके बीच में ज्यादा हो गई। अब डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो जो ये परागण बच्चा हो रहा है, ये परागण क्या है ना कि हो नहीं पाएगा अच्छी तरीके से। क्यों? क्योंकि वर्तिका लंबी है। तो जो युग्मक गिरने वाले हैं वो क्या होगा? वो वर्तिका पर ना गिरकर नीचे गिर जाएंगे और माध्यम के जरिए एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाने के उसके ज्यादातर चांसेस रहेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं माध्यम।
अब यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन की जब तक बात हो रही थी तब तक कोई माध्यम की जरूरत हमें नहीं थी, लेकिन जैसे परागण की पर परागण की बात हुई तो उसके लिए माध्यम की जरूरत होती है। अब ये माध्यम क्या हो सकता है? माध्यम के किसके द्वारा हो सकता है? जल द्वारा हो सकता है, वायु द्वारा हो सकता है, कीट द्वारा हो सकता है, जंतुओं द्वारा हो सकता है, पक्षियों द्वारा हो सकता है, चमगादड़ और बहुत से माध्यम हो सकते हैं। लेकिन जिन माध्यमों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है, जिनसे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, साथ साथ उनके एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले माध्यम के जरिए, वायु के जरिए। अब ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम पाया जाता है। देखिए, जो वायु के जरिए प्लांट में परागण होगा क्या? ये मैंने एक प्लांट बना दिया, फिर से ये मैंने क्या बनाया? एक प्यारा सा पुष्प बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक प्यारा सा पुष्प बनाया। सेकंड नंबर, ये मैंने सेकंड नंबर प्यारा सा पुष्प बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? पर परागण देखने के लिए मिल रहा है। ये प्लांट ए है और ये प्लांट क्या है? बी है। प्लांट ए से बी में क्या ट्रांसफर होंगे? पराग कण ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर ये वायु द्वारा ट्रांसफर हो रहे हैं तो पहली कंडीशन है कि अगर वायु द्वारा ट्रांसफर होंगे तो कोई चीज वायु द्वारा ट्रांसफर कैसे हो सकती है? सबसे पहली कंडीशन कि वो हल्की होनी चाहिए। वायु उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके, इस कदर वो हल्की होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन है ये हल्के होनी चाहिए। दूसरा, नॉन स्टिकी, मतलब चिपे नहीं होना चाहिए। अगर चिपचिपे हैं तो होगा क्या? ये धूल के कण से चिपक जाएंगे। तो हो सकता है अगर धूल के कण से चिपक गए तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर ही नहीं हो पाए। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो नॉन स्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार चिपचिपे होंगे तभी तो वायु के साथ उड़ेंगे। ऐसा नहीं, अगर चिपचिपे होंगे तो कहीं और भी चिपक सकते हैं और चिपक गए तो वायु के साथ नहीं उड़ेंगे। ठीक है, तो ये नॉन स्टिकी होनी चाहिए, मतलब चिपचिपे नहीं होना चाहिए, और ये अधिकांश संख्या पर विकसित होने चाहिए। ये देखिए, जितने भी माध्यम द्वारा होंगे सबको अधिकांश संख्या पर विकसित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा माध्यम है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में बहुत सारे परागकण एक साथ उड़ेंगे, लेकिन होगा क्या? बहुत सारी बीच में विपत्ताएं आएंगी जिसके कारण बहुत सारे परागकण नष्ट हो जाएंगे, फिर बहुत ही कम मात्रा पर पहुंच पाएंगे। इसलिए अधिक मात्रा पर बनने चाहिए। अगर कम मात्रा पर बनेंगे तो कैसे ट्रांसफर हो पाएंगे? ठीक है, बीच में ही जब इनकी डेथ हो जाएगी, बीच में ही इधर उधर खो जाएंगे तो कैसे हो सकता है? इसलिए अधिक संख्या पर निकलने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे शुक्राणु अधिक संख्या पर बनते हैं लेकिन पहुंचता केवल एक शुक्राणु है, ऐसे। ठीक है, अब वर्तिका रोम वाली होनी चाहिए भैया। वर्तिका, अगर इस वर्तिका की मैं बात करता हूं, अब मैं बना रहा हूं ये वर्तिका, ये मैंने क्या बना दी? वर्तिका बना दी। इस पर हल्के हल्के रोम पाए जाने चाहिए। भैया क्यों रोम पाए जाने चाहिए? इसलिए पाए जाने चाहिए कि अगर रोम होंगे और वायु के जरिए ये परागकण उड़ता हुआ आ रहा है, ये उड़ता हुआ आ रहा है, अब ये हल्का सा वर्तिका पर गिरा तो होगा क्या? जो रोम है वो परागकण को पकड़ लेंगे, क्योंकि हवा लगातार चल रही है। तो हो सकता है कि ये वर्तिका पर गिरे, अगर वर्तिका रोम वाली नहीं है तो फिर से परागकण बाहर उड़ जाएगा और गिर जाएगा। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है उस पर तो पराग कारकों की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहां पर पराग कारकों की जरूरत हो सकती है। ये पहली बात मैंने बताई। इनमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जिनमें से पहला हम पढ़ रहे हैं वायु परागकण। ठीक है, इनमें हमने बहुत सारे कैरेक्टर भी देखे। ठीक, जिनमें से हमने क्या देख लिया? वर्तिका रोम भी देख लिया, ये भी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अंडाशय में एक बीजांड होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन है। और पुंकेश्वर के तंतु लंबे व पुष्प से बाहर होने चाहिए। भैया क्यों? अगर ये पुष्प की बात करता हूं मैं, इस पुष्प में ये पुंकेश्वर लगा हुआ है तो थोड़ा सा लंबे होने चाहिए, और ये जो पुष्प है ना, पुष्प के सराउंड से थोड़ा सा बाहर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हवा चलेगी तो जब इससे परागकण निकलेंगे तो ये गिरेंगे। और ऐसा अगर हुआ कि अगर ये अंदर ही रहा, सपोज दैट इसी पुष्प की मैं बात करता हूं, और यहां पर अगर एंथर पाया जाता है तो हो सकता है कि हवा ही न लगे, या लगे भी तो जो परागकण गिरे वो पुष्प पर ही गिरे, तो बाहर ही नहीं निकल पाएंगे भाई। अगर बाहर नहीं निकल पाएंगे तो कैसे हो पाएगा? अब देखिए, यहां पर एक कंडीशन बच्चा, ये अच्छी चीज हो जाती है ना, आप एक बार पढ़ लीजिए, मन लगा के लेक्चर ले लीजिए, इसके बाद आपको कभी पढ़ाना नहीं पड़ेगा, केवल दिमाग का यूज करिए। यहाँ पर सारी चीजें देखिए रोम युक्त होनी चाहिए, क्योंकि भाई पकड़ेगा, अगर रोम युक्त नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर जो सारी चीजें हैं ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, केवल आपको यहाँ पर एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जांपल हो जाता है कौन सा? कॉर्न हो गया, ग्रॉस हो गया, कैनबिट्स हो गए, कोकोनट हो गए, और जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट हो गए। ठीक है, ये सब कौन से परागण द्वारा दर्शाते हैं? वायु परागण द्वारा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये है, कुछ यहां पर याद करने वाली बात नहीं है, केवल और केवल आपको एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़कर याद रखना है, बार बार एग्जाम्पल को पढ़ना है। बाकी एक बार आप लेक्चर देख लेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, एक चीज ये भी बताना चाहता हूं, अगर आपको लेक्चर में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा हो और कोई भी टॉपिक आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि यार थोड़ा सा कम समझ में आया है क्या, मैंने पहले भी
टॉपिक वाइज लेक्चर बना रखे हैं, आप जाइए केवल उस टॉपिक का वीडियो देखिए और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप जाइए नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। वहां से जो भी टॉपिक न समझ में आया हो आप केवल और केवल टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं, ताकि वो टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम बात करने वाले हैं जल द्वारा परागण। वायु द्वारा आपने देखा, अब देखिए जब हम जल द्वारा बात करेंगे तो ये किस पर देखने के लिए मिलती है, ये केवल एक बीजपत्री के 30 वंशजों में देखने के लिए मिलती है, ऐसा हमारी एनसीईआरटी लिख रही है। तो हमें ये याद रखना है कि 30 वंशजों में एक बीजपत्री पादपों पर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी ने ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब इनमें होगा क्या, पराग कण लंबे होंगे, रिबन के आकार के होंगे और म्यूसिलेज उपस्थित हो। ऐसा क्यों भैया, देखिए अगर ये पराग कण लंबे नहीं होंगे, अगर पराग कण लंबे नहीं होंगे तो क्या ये पानी पर तैर पाएंगे? इनको तैरना है बेटा वाटर पर, तो इनको क्या है ना, इनको लंबा होना पड़ेगा, रिबन पाई जानी चाहिए, मतलब ये पूंछ जो सामने दिख रही है इस आकार पर, ताकि अच्छी तरीके से ये तैर सके, और साथ साथ म्यूसिलेज उपस्थित रहना चाहिए। ये चीज हो गई। अब देखिए ये अधिजल द्वारा हो सकता है, पहला कंडीशन ये अधिजल, मतलब यहां पर हाइपोहाइड्रोफिलिक। अब होगा क्या, हाइपो मतलब अधिक जल, अब जहां पर अधिक जल होगा एक तो वहां पर ये जल द्वारा परागण हो सकता है, जिसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, जोस्ट्रेरा, सेट्रोफाइलम। अब देखिए ये तो हो गया अधिजल द्वारा, मतलब अधिक जल में, जल के मध्य पर। लेकिन एक हो सकता है कि अगर जल कम हो, उसको हम बोलते हैं आधोजल परागण। अब देखिए इसमें क्या होता है, आधोजल मतलब कम जल। अब कम जल होगा तो मतलब ये जल की सतह पर होगा। ये किस पर देखने के लिए मिलता है, वेलिसनेरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वेलिसनेरिया। ये किस पर, देखिए एक तो पूछा जाएगा आपसे कि जल द्वारा परागण कौन कौन करते हैं, और फिर इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है बच्चा कि अधिक जल मतलब अधिजल और अधोजल द्वारा कौन कौन कर सकते हैं। ये अलग अलग एग्जाम्पल आपको अलग अलग तरीकों से याद रखने पड़ेंगे, बहुत ही डिटेल में। देखिए यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल से पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। एक नोट है जो वाटर लिली है, देखने में क्या दिख रहा है, वाटर लिली। अब आप कहेंगे भैया वाटर मतलब ये जल द्वारा परागण करता होगा, नहीं ऐसा नहीं है। भले इस पर वाटर लिखा हुआ है लेकिन ये जल द्वारा परागण नहीं करता, इसलिए इसको नोट को मैंने जस्ट इसके नीचे डाली ताकि आपको याद रहे। भले ये वाटर लिखा है लेकिन ये वाटर द्वारा परागण नहीं करता है, ये वायु और कीटों द्वारा परागण करता है। वाटर लिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मोस्ट कंफ्यूजन बच्चों को हो जाएगा, जो बच्चा पढ़ के नहीं गया वो जरूर इस चीज को सोचेगा वाटर लिली मतलब जल द्वारा होगा। इसीलिए नीट ने इससे कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। वैसे सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कंफ्यूजन वाले जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इसलिए बताते चल रहा हूं ताकि जब आप क्वेश्चन करने के लिए बैठे ना, तो आपको जैसे वाटर लिली आए तो आपको तुरंत याद आने चाहिए कि हाँ वाटर लिली जल वाला तो नहीं हो सकता, बाकी चाहे जो हो जाएगा लेकिन जल वाला नहीं होगा। ये चीज एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि जल द्वारा आपने देखा, अब कीट द्वारा हम देख लेते हैं। तो देखिए कीट में क्या होता है, कीट के लिए जो पुष्प है एक तो वो क्या होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए। ठीक है, नेक्टर युक्त होना चाहिए, तभी कीट जो है अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ, रंगीन होगा, थोड़ा सा सुगंधित होगा। अब देखिए ये पुष्प मैंने बना दिया, बहुत ही प्यारा सा रंगीन सा सुगंधित सा पुष्प है। यहां से ये और यहां ये बेचारा एक क्या है, कीट उड़ रहा है। कीट उड़ते उड़ते क्या आया, इस पेड़ पर बैठा, यहां से इसने पराग कर लिए, और जो सेकंड नंबर वाला पुष्प है हमारा, ये मैंने फिर से एक प्यारा सा पुष्प बना लिया। जब ये जाके उड़ते उड़ते फिर से ये यहां पर बैठेगा, तब होगा क्या, ये जो पराग कण इस पर गिर जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि रंगीन होना चाहिए, सुगंधित होना चाहिए और नेक्टर युक्त होना चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि नेक्टर के लिए ही तो कीट आता है, और अगर सुगंधित और रंगीन होगा तो कीट उससे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ जो पराग कण है वो चिपचिपे रहना चाहिए भैया। क्यों, जब बच्चा कीट आकर बैठेगा तो कीट के पैरों से परागकण चिपक जाए, ये कब हो सकता है, जब परागकण चिपचिपे हो। अब कीट के नीचे कोई गोद वगैरह तो लगी नहीं कि परागकण को चिपका लेगा। ठीक है, तो इसीलिए परागकण को चिपचिपे होने चाहिए। ये होता किस पर है, जैसे रोज हो गया, बहुत ही सुंदर पुष्प होता है, बहुत लोगों ने रोज को दिया भी होगा किसी ने किसी को। ठीक है, सनफ्लावर हो गया, चाइना रोज हो गया। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं, ये सब एग्जाम्पल हो जाते हैं कीट परागकण के। और इसके अन्य एग्जाम्पल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से है, एस्ट्रेरिया, लेबिया, ऑर्चिड, सेल्विया, मस्टर्ड। अब इनको याद कैसे रखना है भैया, तो इनके लिए शानदार सी ट्रिक एक मैंने बना रखी है। स्टाइल और स्वैग मस्त है, स्टाइल और स्वैग हमेशा मस्त होते हैं। देखिए स्टाइल एस्टेरेसिया, और मतलब ऑर्चिड, स्वैग मतलब सेल्विया, मस्टर्ड मतलब यहां पर मस्त मतलब मस्टर्ड। ठीक है, और है मतलब लेबिया।
ठीक है, सारी चीजें आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसीलिए मैं साथ साथ ट्रिक भी बताता चल रहा हूं। जहां पर एग्जाम्पल टफ होंगे, बड़े होंगे, वहां पर मैं हमेशा ट्रिक आपको बताऊंगा ताकि चैप्टर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो। ये वन शॉट नहीं, पहले मैंने शुरुआत में ही बता दिया बच्चा, ये वन शॉट नहीं है, ये डिटेल में कवर किया हुआ चैप्टर है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इस चैप्टर को कवर किया है, तो इसको वन शॉट ना लेके यार बहुत सारी चीजें हमने छोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं है। हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, सिंगल चीज हम नहीं छोड़ रहे हैं। एक टॉपिक हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एनसीईआरटी हम कवर कर रहे हैं, जितने भी एग्जाम से रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी हम साथ साथ देखते चल रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है पक्षियों में परागकण की। ठीक है, परागण की। अब देखिए, जो पक्षियों में परागण होगा उसमें पुष्प कप के आकार का और मकरंद उपस्थित होनी चाहिए, और इसके उदाहरण है बेगोनिया, ब्यूटिया और कैलिस्टेमोन। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल किसके हो जाते हैं? ये पक्षी द्वारा हो जाते हैं। कप के आकार का क्यों होना चाहिए? क्योंकि पक्षियां ज्यादातर चांसेस है कि वहां पर आकर बैठती है। ठीक है, अब देखिए चमगादड़ की बात करते हैं। वैसे ये पक्षी और ये वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना अभी तक का था। ठीक है, अभी तक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एग्जाम से रिलेटेड ये भी है, आप इसको याद जरूर करिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो आपको आप सोचे भैया अब तो इसको याद ही नहीं रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए चमगादड़ अक्सर रात में देखने के लिए मिलते हैं, तो जो ये होगा वो रात में, हमेशा रात वाले पुष्प जो रात में खिलते हैं उनमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रात में ही चमगादड़ देखने के लिए मिलते हैं। अधिक मात्रा पर मकरंद रहनी चाहिए, क्योंकि जो चमगादड़ का फेवरेट है वो मकरंद है। वो मकरंद वाले पुष्प पर ज्यादातर पाए जाते हैं, उनका फेवरेट डिश है मकरंद। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? किजेला और एडोनोसोनिया। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हो जाते हैं? चमगादड़ परागकण के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब बात ये आती है भैया, हमने माध्यम देख लिए, कंप्लीट माध्यम हमने डिटेल में कवर किया। अब देखिए, ये हो गई क्या? वर्तिका हो गई। अभी तक हमने देखा क्या? देखिए, एक एक स्टेप को हम पढ़ रहे हैं। मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूं, पहले हमने किसको देखा? पहले हमने पुष्प को देखा। ठीक है, पहले हमने पुष्प को देखा, फिर हमने देखा कि पुष्प में नर और मादा, मतलब मेल और फीमेल दो पार्ट हो सकते हैं। फिर मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने देखे। क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने मेल के देखे, फीमेल के भी हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट देखे। ठीक है, फिर हमने देखे कि ये कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है, हमने ये देखा। क्या देखा? इनका निर्माण कैसे होता है, हमने ये देखा। फिर हमने फीमेल का भी सेम ऐसे ही चीजें देखी। फिर हमने देखा कि इनका, ये मेल कैसे खा सकते हैं, उनके लिए माध्यम की क्या जरूरत होगी, कैसे कैसे हो सकता है। अब हुआ क्या? ये हमारी वर्तिका है और ये हमारा क्या है? परागकण है। ये वर्तिका से परागकण आ चुके हैं, यहां तक किसके द्वारा आए हैं? माध्यम के जरिए आ चुके हैं। ठीक है, यहां तक आप आपको समझिए। अब अगर ये परागकण है, इसको मैं बता रहा हूं, ये क्या है? परागकण। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चा? परागकण हो गया। और ये क्या है हमारी? ये है वर्तिका। ठीक है, अब होगा क्या? इस वर्तिका में जो परागकण आया है, आप ऐसे ये कह सकते हैं भैया कि ये परागकण उसी प्लांट का होगा जिस प्लांट का ये वर्तिका है। ठीक है, ऐसे कैसे हो सकता है कि सेम जैसे हमारा ह्यूमन है तो ह्यूमन शुक्राणु मिल सकते हैं ना। हमें भी जो एक चीजें पाई जाती हैं कि आप अगर ह्यूमन का वो शुक्राणु नहीं है तो वो ओवरी में कभी प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे ही इसके लिए एक रिएक्शन होती है, पोलन पिस्टल रिएक्शन, जो कि ये निर्धारित करेगी कि भैया ये परागकण करेक्ट है, और अगर करेक्ट है तो उसको जाने देगी अंदर, और अगर नहीं करेक्ट है तो उसका कोई रिएक्शन नहीं करेगी उसके साथ। ठीक है, तो इसके लिए कौन सी रिएक्शन होती है? पोलन पिस्टल रिएक्शन होती है, जो कि 2 टाइप्स की होती है, एक तो रॉन्ग, एक तो राइट। सीधी सी बात है, रॉन्ग राइट क्यों? क्योंकि देखिए, या तो राइट वाला परागकण होगा या तो रॉन्ग वाला होगा। अगर राइट वाला होगा तो चलिए ठीक है, आगे की प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन अगर रॉन्ग वाला हुआ तो प्रक्रियाएं वहीं से रुक जाएंगी, रिएक्शन वहीं पे रुक जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसका निर्धारण कैसे करते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया। इसका निर्धारण होता है पोलन पिस्टल रिएक्शन के जरिए। ठीक है, अब होता क्या है, जब केवल राइट वाला पोलन ग्रेन आएगा और वर्तिका के पास रहेगा, तब ये रिएक्शन होगी, और रिएक्शन चेक करके बताएगी कि ये सही है या गलत है। अगर सही है तो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वही चीज मैं आपको बताया, और अगर सही नहीं है तो प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको अच्छी तरीके से समझिएगा। अब देखिए, जो पराग नलिका थी, पराग नलिका भैया कहां पर पाई जाती थी? जो नर युग्मक थे, मैंने आपको बताया था नर युग्मक थे, जब उनका निर्माण हो रहा था तो वहां पर क्या पराग नलिका उनसे निकलती है, जहां पर जर्मपोर पाया जाता है। ठीक है, ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका बोरान और कैल्शियम के द्वारा इनकी वृद्धि होती है। ये 2 ऐसे कंपाउंड है जो इनकी वृद्धि करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का। ठीक है, 60% एंजियोस्पर्म्स में 2 कोशिकीय पोलन ग्रेन पाई जाती है। ठीक है, लेकिन ये 3 कोशिकीय भी हो सकती है भैया। कैसे 3 कोशिकीय हो सकती है? वैसे तो एक नर
देखिए एक अगर परागकण की बात करता हूं तो एक परागकण में पर 2 नर युग्मक होते हैं और एक कायिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज यही बताना चाह रही है। अब फिलीफॉर्म अपेंडिक्स की यहां पर बात आती है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि ये करता क्या है। ये पराग नलिका को ये दिशा प्रदान करता है और ये अंदर ले जाने में सहायता करता है अंडाणुओं तक, ठीक है। ये इसका वर्क रहता है। जर्मपोर क्या करते हैं, पराग नलिका की उत्पत्ति करते हैं। जहां पर स्पोरोपोलन नहीं पाया जाता वहां पर जर्मपोर पाया जाएगा, ठीक है। देखिए सारे पॉइंट आपको एज इट क्लियर होंगे। पहला पॉइंट बस नया था, बोरान और कैल्शियम पराग नलिका की वृद्धि करते हैं। बाकी सारे पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता रखे हैं, ठीक है। देखिए मैं फिर से एक चीज कह रहा हूं, सारी चीजें मैं बहुत डिटेल में कवर कर रहा हूं, एक भी चीज नहीं छूट रही है, सब कुछ एक एक पॉइंट एनसीईआरटी के डिटेल में कवर हो रहे हैं, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट और नया टॉपिक आता है दोहरा निषेचन। क्यों भैया, अब पोलन पिस्टल रिएक्शन हो गई है। पोलन पिस्टल रिएक्शन ने रॉन्ग वाले को रॉन्ग बता दिया, करेक्ट वाले को करेक्ट बता दिया। लेकिन अगर राइट बता दिया, अगर ये बता दिए कि हाँ ये राइट प्रकार का परागकण है, तो आगे की प्रक्रियाएं भी तो होंगी। तो वही आगे की प्रक्रिया हम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 बार निषेचन होता है। कैसे होता है वो डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगा। सर्वप्रथम इसको खोजा किसने था, न्यू सेंचुइन नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसको 1898 ईस्वी में खोजा। और खोजा किस पे था, लिलियम और फिटिलेरिया ये पादप थे जिस पर इन्होंने द्विनिषेचन की बात की थी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एनसीईआरटी के हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बताया कि पराग नलिका में नर युग्मक मुक्त होने के पश्चात ये क्या करते हैं, अंड कोशिकाओं में संलयित होते हैं, ठीक है। होगा क्या, डिटेल में समझिएगा, ठीक है। ये जो परागकण था, ये जो परागकण है, अब वो इंटर करेगा बीजांडु में। कैसे इंटर करेगा ये भी मैं बताऊंगा। उससे पहले सपोज दैट उसने इंटर कर लिया, तो इंटर करने के बाद वो क्या करेगा, पहले इसको देख लेते हैं, फिर कैसे इंटर करेगा ये भी देख लेंगे, ठीक है। उसने जब जैसे वो इंटर किया, तो देखिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि उसमें क्या रहते हैं, 2 नर युग्मक रहते हैं, ठीक है, एक कायिक कोशिकाएं होती हैं। तो देखिए 2 नर युग्मक में क्या होगा, एक नर युग्मक इस अंडे के साथ संलयित होगा, ये जो अंडा दिख रहा है, एक नर युग्मक इस अंडे के साथ संलयित होगा, ठीक है। और दूसरा जो यहाँ पर पोलर सेल दिख रही है उसके साथ संलयित होगा, ठीक है। तो अब आपको पता है जो ये अंडे वाली संरचना थी अभी तक एन फॉर्म में थी कि नहीं थी, एन फॉर्म में थी। तो जैसे दूसरा वाला युग्मक आएगा, मतलब एन फॉर्म आएगा, तो ये किस फॉर्म में हो जाएगी, 2n फॉर्म में हो जाएगी और जाइगोट का निर्माण कर देगी, ठीक है। और जो ये वाला है, जो ये केंद्रक कोशिकाएं थी, ये पहले से 2n फॉर्म में थी। मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई थी, क्लियर की थी। अब अगर ये 2n फॉर्म में है और एक युग्मक इसके साथ आया नर युग्मक, तो ये किस फॉर्म में हो जाएंगी, 3n फॉर्म में हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, 3n फॉर्म में हो जाएंगी। तो एक तो 2n फॉर्म वाला हो गया, एक तो 3n फॉर्म वाला हो गया। जो 2n फॉर्म है वो एग सेल है और 3n फॉर्म कौन सा है, जो सेंट्रल सेल है, ठीक है, सेंट्रल सेल है, ठीक। ये चीज समझ में आ गई। तो देखिए इसीलिए यहां पर बोलते हैं हम दोहरा निषेचन, क्योंकि 2 बार निषेचन हुआ। एक बार नर युग्मक अंड कोशिकाओं के साथ मिलकर युग्मनज का निर्माण कर ली, सेकंड बार नर युग्मक ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण कर ली। और ये भ्रूणपोष क्या करेगा, इसी भ्रूण को क्या करेगा, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। यहाँ पर 2 बार निषेचन होता है, इसीलिए हम इसको दोहरा निषेचन भी बोल देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आई। अब भैया ये बात आती है कि एंटर कैसे करता है। अभी तो हमने देख लिया, अब हमने ये देखने वाले एंटर कैसे करता है। ये क्या है, ये है हमारा बीजांड, ठीक है, जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक। ये सारी चीजें आपको आती हैं, ये कैसे निर्माण हुआ, ये सारी चीजें आपको आती है, ठीक है। अब ये बीजांड है भैया, तो कैसे कैसे इंटर कर सकता है। अब देखिए जो पराग नलिका है वो बीजांड में 3 तरीकों से प्रवेश कर सकती है। पहला नंबर है प्रोगैमी, मेसोगैमी, चलाजागैमी, ठीक है। मेसोगैमी में क्या होता है, अध्यावरण से प्रवेश करती है। चलाजागैमी में क्या होता है, चलाजल क्षेत्र से, ये चलाजल क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर नेमिंग भी की गई है, ठीक है। और प्रोगैमी में क्या होता है, माइक्रोपायल से, ठीक है, ये यहां से ये प्रवेश करती है, ठीक है। सबसे कॉमन फैक्टर यहीं से होता है, यहां से प्रवेश करना सबसे ज्यादा पराग नलिका को सरल पाया जाता है। और वो कैसे प्रवेश करती है, पराग नलिका जैसे अंदर प्रवेश करेगी तो होगा क्या, युग्मक संलयन होगा, जो कि अभी अभी मैंने बताया, दोहरा निषेचन पाया जाता है। कैसे कैसे वो संलयित होती है, पहले वो एक से संलयित हो जाती है, पहली कंडीशन। सेकंड नंबर में वो ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित होती है। मैंने पिछले स्लाइड पर इसको क्लियर किया है, ठीक है। अब जैसे ये संलयन हो जाएगा, दोहरा निषेचन हो जाएगा, उसके बाद कुछ परिवर्तन आएंगे। जो कायिक कोशिकाएं हैं बच्चा, वो नष्ट हो जाएंगी। ये जो कायिक कोशिकाएं थी ना, ये क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। जो सेनर्जाइटिक कोशिकाएं थी, यहां पर जो सेनर्जाइटिक कोशिकाएं पाई जा रही थी, ये भी अब क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। 2 पोलर केंद्रक 2n उसाइड का निर्माण करेंगी। मतलब यहां पर क्या होगा, जो एग है वो 2n उसाइड का निर्माण कर देती है,
ठीक है। बाकी सारी चीजें क्या हो रही हैं, नष्ट हो रही हैं। कौन कौन सी चीजें नष्ट हो जाती हैं, ये अक्सर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि जब दोहरा निषेचन हो जाएगा, जब पराग नलिका का भ्रूणपोष में प्रवेश हो जाएगा, तो प्रवेश के बाद कौन कौन से परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला, कायिक कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। दूसरा, सिनर्जेटिक नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगी। और थर्ड नंबर क्या है, 2n ओसाइट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। अब होगा क्या, दो निषेचन के लक्षण देख लेते हैं। अब दो निषेचन हो गया, देखिए एंजियोस्पर्म्स की अगर मैं बात करता हूं तो जैसे दो निषेचन होता है तो 5 केंद्रक सम्मिलित होते हैं इसमें। 5 केंद्रक भैया कैसे हो गए, मैंने अभी अभी आपको बताया, यहां पर 3n का निर्माण होगा, यहां पर 3n का निर्माण होगा, और ये जो एक वाला है वो 2n का निर्माण कर लेगा। टोटल कितने केंद्रक बच्चे हो गए, 5 केंद्रक हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, 5 केंद्रक हो गए। अब देखिए जो भ्रूणपोष है ना, ये जो भ्रूणपोष है इसको हम क्या बोलते हैं, 3n। ये जो 3n वाली संरचना है बच्चा, ये भ्रूणपोष है, और यही भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब भ्रूण की बात आ गई तो भ्रूणपोष की बात करते हैं। देखिए अब यहां पर क्या होता है, पादपों में 3 तरीके के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से भ्रूणपोष पाए जाते हैं, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष, इसको हम केंद्रकीय भ्रूणपोष भी बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर एंड्रियोस्पर्म्स। ठीक है, फिर कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म्स, और जो हेलोबियल भ्रूणपोष होता है इसको हम बोलते हैं हेलोबियल एंडोस्पर्म्स। ठीक है, ये 3 टाइप हो सकते हैं। पहले टाइप को देखते हैं, सिंपल सी बात है। देखिए जो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका थी उनमें केंद्रक विभाजन होता है। केंद्रक विभाजन होने के बाद इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, जिसके कारण बहुकेंद्रीय अवस्था देखने के लिए मिलती है। सपोज दैट कोई सेल है, इनमें केंद्रक तो लगातार विभाजित हो रहा है, लेकिन ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये इसका डिवीजन नहीं हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर बहुकेंद्रीय अवस्था देखने के लिए मिलेगी। मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूं, जहां जहां आपको बहुकेंद्रीय अवस्था देखने के लिए मिले, लगभग वहां पर क्या होता है, केंद्रक विभाजन तो होता है लेकिन साइटोप्लाज्मिक विभाजन नहीं होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है नारियल का तरल द्रव। अगर आपने कभी नारियल, कच्चा नारियल पिया होगा तो उसके अंदर जो पानी पाया जाता है वो वहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर, मतलब वहां पर केंद्रक बहुत सारे पाए जाते हैं लेकिन कोशिका भित्ति का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। कोशिकीय भ्रूणपोष की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति भी विभाजित होती है, उसका भी निर्माण होता है, और ऐसा सामान्यतः गेमोपिटलस द्विबीजपत्री पादपों पर देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल है दतूरा, पिटोनिया आदि। जितने भी एग्जाम्पल है, मैं 2 एग्जाम्पल बता रहा हूं तो 2 एग्जाम्पल आपको रटे होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें क्या हुआ, केंद्रक के साथ साथ कोशिका भित्ति का भी विभाजन हुआ। ठीक है, अब जो लास्ट कंडीशन आती है उसमें पहले तो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, फिर केंद्रक का विभाजन होता है, फिर से कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। 2 बार यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ और 1 बार यहाँ पर केंद्रक का विभाजन हुआ। ठीक है, ये चीजें आपने पढ़ी, जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी। अब भ्रूणपोष की बात आती है तो भ्रूणपोष क्या करता है बच्चा, भ्रूणपोष खाद्य सामग्री को पूरित करता है और विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ये भ्रूणपोष का वर्क है। भ्रूणपोष का वर्क क्या है बच्चा, भ्रूणपोष पोषण प्रदान करने का काम करता है। ये 2 टाइप का हो सकता है। पहला है भ्रूणपोषी। भ्रूणपोषी में क्या होता है, जो बीज रहता है, जब बीज परिपक्व होता है, बीज परिपक्व तो हो जाता है, साथ साथ ही क्या करता है, परिपक्व होने से पहले ही भ्रूणपोष का पूरी तरीके से उसका शोषण कर लेता है, मतलब पूरी तरीके से उसको उपयोग कर लेता है। अब भ्रूणपोष एक भी नहीं बचा। अब जब भ्रूणपोष नहीं बचा, इसके एग्जांपल हो जाते हैं मटर, मूंगफली और सेब। लेकिन जो सेकंड टाइप इसका होता है अभ्रूणपोषी, उसमें क्या होता है, जो बीज है ना, जब परिपक्व हो रहा होता है उस समय भ्रूणपोष का पूरी तरीके से उपयोग नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा बहुत भ्रूणपोष बच जाता है, और ये किस पर देखने के लिए मिलता है, अरंडी और नारियल पर हमें देखने के लिए मिल जाता है, जिसका हम सेवन करते हैं। ठीक है, नारियल को आप खाते होंगे, जो उसका व्हाइट अलग कलर का पार्ट होता है वो पूरा क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भ्रूणपोष का विकास। अभी हमने डेवलप ऑफ एंजियोस्पर्म्स नहीं देखा, उसको हम देखने वाले हैं। देखिए जाइगोट जो रहता है 2n फॉर्म में रहता है। ये 2n फॉर्म से भ्रूणपोष का निर्माण क्या कहलाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, अब ये एम्ब्रियोजेनेसिस में होता क्या है, द्विगुणित युग्मक भ्रूण का निर्माण कर देता है। इसमें देखिए पहले ये गोलाकार है। ठीक है, ये फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, पहले एक गोलाकार रूप में बदलता है, फिर गोलाकार से ये हार्ट शेप में भी आता है। ठीक है, तो आपको पता रहना चाहिए, पहले जाइगोट से गोलाकार आएगा, गोलाकार से हार्ट शेप में आएगा, फिर इसके बाद भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो भ्रूणपोष का निर्माण है वो, इसको सर्वप्रथम भारतीय भ्रूणपोष के पिता, अगर मैं बात करूं भारतीय की, ठीक है, पहले की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय भ्रूणपोष के पिता कौन कहे जाते हैं, पी महेश्वरी, जो कि भारतीय भ्रूणपोष के पिता हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब भ्रूणपोष के निर्माण हो चुका होता है,
ठीक, उसके बाद युग्मनज का निर्माण होना प्रारंभ होता है। क्यों भैया? देखिए, अगर भ्रूणपोष है तो भ्रूणपोष का मैंने वर्क क्या बताया, ये पोषण प्रदान करता है। ठीक है, ये पोषण प्रदान करता है, और अगर पोषण प्रदान करेगा बच्चा तो आगे इसी का निर्माण होना चाहिए। अब युग्मनज को ये क्या करने वाला है? पोषण देने वाला है। हुआ क्या, अगर युग्मनज का निर्माण हो गया और यही पोषण देने वाले का निर्माण ही नहीं हुआ, ये ठीक उसी प्रकार है कि आप किसी निमंत्रण पर खाने गए और इतना आगे पहुंच गया कि खाना ही नहीं बना। अब बताइए, खाना ही नहीं बना अगर आपके पास, तो क्या हो सकता है? आप वहां पर क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपको वर्क ही नहीं वहां पे कुछ। ठीक है, तो ऐसे होता है, पहले यहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण होगा, पहले तो खाना बनेगा, फिर खाने वाला आएगा ना। खाने वाला कौन सा है? ये युग्मनज है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले भ्रूणपोष का निर्माण हो जाता है, फिर इसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो रही है बात द्विबीजपत्री भ्रूणपोष की और एक बीजपत्री भ्रूणपोष की। प्रारंभ में ये देखने पर लगभग समान होते हैं, लेकिन बाद में इनमें कुछ भिन्नताएं देखने के लिए मिलती हैं। अगर मैं द्विबीजपत्री भ्रूणपोष के विकास की बात करता हूं तो इसमें होता क्या है? इसमें एक द्विबीजपत्री होता है, इसमें एक द्विबीजपत्र होता है और एक भ्रूणी अक्ष होता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये द्विबीजपत्र है, और ये क्या है? ये भ्रूणी अक्ष है। ठीक है, अब यहां पर मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा? वो ये पूछा जाएगा कि हाइपोकोटाइल कैसे कैसे हाइपोकोटाइल से आगे आगे निर्माण होगा। देखिए, हाइपोकोटाइल पहले रेडिकल का निर्माण करता है, फिर रेडिकल रूट का निर्माण करता है, और रूट फिर निर्माण करती है रूट कैप। ठीक है, ये क्रम अगर आप देखेंगे तो ये पहला क्या है? ये हाइपोकोटाइल है। हाइपोकोटाइल ने रेटिकल का निर्माण किया, रेटिकल ने रूट कैप का निर्माण किया। ये जो क्रम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। अब देखिए, एपिकोटाइल की अगर मैं बात करता हूं तो जो एपिकोटाइल होता है वो प्रांकुर का निर्माण करता है, प्रांकुर तने का निर्माण करेंगे, तने से प्ररोह का निर्माण होगा। ठीक है, ये एटलीस्ट पूरा जो ये क्रम है आपको एज इट याद रखना पड़ेगा। ये एज इट पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे एक बीजपत्र भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है? देखिए, ये डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है, सामने देखिए। ठीक, तो अगर इस डायग्राम की हम बात करते हैं तो जो सबसे ऊपर वाला है वो क्या है? स्कुलेटम है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? स्कुलेटम पाया जाता है, जिससे प्ररोह वगैरह का निर्माण होगा, तने वगैरह का निर्माण होगा। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले की बात करता हूं तो ये छोटा सा जो उभरा हुआ सिरा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट बोलते हैं। अब देखिए, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, ये जो रूट कैप आपको दिख रही है, रेटिकल दिख रही है, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो मूलांकुर होते हैं और जो प्रांकुर होते हैं उनमें एक प्रकार का आवरण पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको हम बोलते हैं मूलांकुर चोल। ठीक है, ये आवरण टाइप आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर रूट कैप है, यहाँ पर रूट है, और यहाँ पर रूट कैप रूट होगी, और इसके बाद यहाँ पर एक प्रकार का आवरण भी पाया जा रहा है जिसको हम बोलते हैं मूलांकुर चोल। और इसी तरह अगर मैं बात करता हूं प्रांकुर की, इसको हम बोलते हैं प्रांकुर चोल। ठीक है, जो कि यहां पर देखने के लिए आपको मिल रही होगी। ठीक है, डायग्राम से है, यहां पर ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाएंगी। अगर आपसे पूछा जाएगा तो केवल इतनी चीजें पूछी जा सकती हैं कि भैया सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? स्कुलेटम होता है। प्ररोह का निर्माण किससे होता है? स्कुलेटम के जरिए होता है। रूट का निर्माण किसके जरिए होता है? रेडिकल के जरिए होता है। ये यहाँ पर क्या पाया जाता है? रेडिकल के जरिए रूट और रूट कैप का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूछा जा सकता है भैया जो रूट है, जो मूलांकुर है, उस पर कौन सा आवरण पाया जाता है? प्रांकुर में कौन सा आवरण पाया जाता है? इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम देखने वाले हैं कि जैसे निषेचन हो गया, तो निषेचन हमारा हो चुका है, तो निषेचन की बाद की घटनाएं क्या है, परिवर्तन क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित हो गया, जो बीजांड है वो बीज में परिवर्तित हो गया, जो 2n संरचना थी वो बीज चोर में परिवर्तित हो चुकी है, एंटीपोलर और सिनर्जेटिक कोशिकाएं नष्ट हो चुकी है। मैंने अभी अभी आपको बताया था जो एग था उसमें क्या हुआ, उसमें निषेचन होने के बाद ये n में परिवर्तित हुआ और ये 2n बनाया और 2n भ्रूण का निर्माण कर देता है। ठीक है, और ये जो है सेंट्रल सेल है, पहले से सेंट्रल सेल 2n फॉर्म में होती है, इसके बाद एक युग्मक नर युग्मक आ जाता है, 3n फॉर्म इसका बन जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पान 3n, मतलब यहाँ पर 3n कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपने डिटेल में पढ़ ली, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है, कुछ नोट है जो कि बहुत ही अच्छे नोट है, आपको पढ़ने चाहिए। देखिए अधिकांश सेल में जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही, ध्यान दीजिएगा, जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या है, ये देखिए बीजांड है, ये जो पूरा भाग पाया जा रहा है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ये यहाँ पर डायग्राम में मेंशन भी है। ठीक है, देख लीजिएगा, ये जो न्यूक्लियस है ये क्या होता है, अधिकांश सेल में क्या होता है, नष्ट होने लगता है निषेचन के बाद। ठीक है, लेकिन कुछ में बचा भी रहता है। लेकिन बात करता हूं बीट की, काली मिर्च की,
कस्टर्ड की। तो इनमें क्या होता है, न्यूसेलस बचा रहता है। यहाँ पर न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही, बच्चा बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, न्यूसेलस की बात हो रही है। और ऐसे प्रकार के हम बीज को क्या बोल देते हैं, पेरीस्पर्म्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चा, पेरीस्पर्म्स बोल देते हैं। ठीक है, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई है, एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट कवर किए हैं। एक लास्ट टॉपिक जो है वो है बीजांड, और ये क्या है ना, थ्योरेटिकल पार्ट हो जाता है। इसकी जो नोट्स है और इसके जो वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एक टॉपिक बच गया है, 10 से 15 मिनट का होगा, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर आप इसकी नोट्स लेना चाहते हैं तो नीचे ही मैंने वीडियो डाला है, वहीं पर इसकी नोट्स आप ले सकते हैं। धीरे धीरे बना लीजिएगा देखकर वीडियो, 10-15 मिनट का वीडियो वहां पर मैंने आपको डिटेल में समझाया है। कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो उसका भी टॉपिक वाइज वीडियो है, जिसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। तो कंप्लीट चैप्टर यहीं से एंड होता है, हमने डिटेल में समझा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करिएगा, बहुत ही मजा आएगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, क्योंकि बहुत ही सारी चीजें हमने बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे पर समझी है। ठीक है, ऐसा ही हम थर्ड चैप्टर लाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब सभी लोग कर देंगे, कहने की जरूरत नहीं है। ठीक।